बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, कैसा जा रहा है आपका दिन? मौसम बड़ा सुहाना माशाल्लाह से 4 दिन से जो है मौसम बड़ा खूबसूरत और बड़ा ही खुशगवार था, जिसकी वजह से मुल्तान के लोगों ने बड़ा इंजॉय किया। हर जगह हम भी देख रहे हैं कि लोग, क्योंकि छुट्टियां हैं तो बच्चों को लेकर सैर तफरी के लिए बाहर जा रहे हैं, दूसरे सिटी में जा रहे हैं। जिस तरह हमारे टूरिज्म को भी बड़ा फ़रोग मिल रहा है, लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मौसम को। स्पेशली जून का ऐसा महीना जिसमें समझते हैं कि बड़ी गर्मी होती है, लेकिन कल रात जो है वो बड़ी ठंड थी, बड़ा ही खूबसूरत मौसम था और काफ़ी लोग जो अपनी फैमिलीज़ को लेकर बाहर निकले हुए थे। और बड़ा कम होता है ना इस तरह कि आप अपने फैमिलीज़ को भी लेकर और सैर तफरी के लिए निकलते हैं, तो ये एक अच्छी खुशी का इजहार होता है। तो इस तरह हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ज़िंदगी में जो है वो टेंशन और मसाइल जो हैं वो रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी को भी इंजॉय करना चाहिए और साथ ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, रहमतों से नवाजा है। तो उन चीज़ों को भी अपने साथ लेकर जाएं। हमेशा मसाइल और चीज़ें जो हैं अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन शुक्र अदा करना मत भूलें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर फहदुल्ला, जो कि वेटनरी सर्जन भी हैं एंड फिजिशियन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी ख्वाजा मजहर सिद्दीकी साहब, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक बहुत हैं? खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं अपने शो में। माशाल्लाह हैप्पी हैं, तो आपसे आज आप खुश हैं तो इसका राज भी जानेंगे आपसे। जी जरूर। और इसके साथ ही नाज़रीन, जो मैंने आज ये ड्रेस पहना हुआ है ये है जी रीत रंग अलबाइस का। आप उनकी बुटीक पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अब जैसे ईद भी करीब आ रही है तो ईद के हवाले से बड़ी अच्छी पीक है। और इसी के साथ नाज़रीन, इनसे तो बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, आज नेकी की बात। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, अपनी ज़बान पे काबू रखना, अपनी ज़बान पे काबू रखना। हम सियासी जलसों में एक दूसरे को गाली भी देते हैं, इल्ज़ाम भी लगाते हैं, और मेरे भाइयों इससे इज्तनाब करो। क्या खूब एक मुहद्दिस ने लिखा है कि ये ज़बान क्या चीज़ है, जिर्मुहु सगीरुन व जुर्मुहु कबीरुन। इसकी जसामत तो बड़ी छोटी होती है, लेकिन इसका जुर्म बहुत बड़ा होता है। इसलिए मैं अपने सियासी भाइयों से इल्तिमास करूँगा, देखना अपना मौक़िफ़ तो बयान कर दो, लेकिन किसी की इज्जत को ना उछालो। अल्लाह मुझे भी आपको भी ज़बान पे काबू रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। और हमेशा बहुत शुक्रिया, बड़ी उन्होंने अच्छी बात की कि हमेशा अपनी ज़ुबान का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। जो आपके अल्फाज होते हैं वो किसी की खुशी की वजह भी बन सकते हैं और किसी का दुख का बाइस भी बन सकते हैं। तो हमेशा अच्छे लफ्ज़ों का चुनाव करें ताकि किसी भी इंसान की दिल आज़ारी ना हो सके। आप उसकी हंसने की तो वजह बने, लेकिन आप उसकी तकलीफ की वजह ना बने। अच्छा जी, कैसे हैं फहद? आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम बड़ा खूबसूरत रहा। अभी अच्छा। आज थोड़ी हल्की धूप निकल आई है। अब आगे धूप ही आनी है। अब आगे धूप ही आनी है। अब हमने 4-5 दिन जो है ना वो मौसम बड़ा एंजॉय ये किया। जितने 3-4 दिन थे ये सर्दियों में भी देखने को नहीं मिले। सर्दियों में भी बारिश नहीं हुई हाँ, हमारे पास। तो ये अराउंड 8 मंथ गुजर चुके हैं। 8 महीनों के बाद हमें ये मौसम देखने को मिला। सर्दी में भी बारिश नहीं हुई, तो इस अच्छा, हालात तो वैसे ठीक है ना, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया है। तो वो इस वक्त उनके लिए बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट का मौका था। लोगों ने वाकई बहुत एंजॉय किया। ख्वाजा साहब, आप बताएं, आपने मौसम को एंजॉय किया? देखिए, जो भी और आप आज माशाल्लाह खुश भी हैं। शख्स जो है वो कुदरत से मोहब्बत रखता है, कायनात के खालिक की तारीफ करता है, वो इन मौसमों को देख कर भी उसकी जो जुबान है वो शुक्र से भर जाती है। और ये जो बारिशें होती हैं ये ज़मीन की ज़िंदगी है। मैं वहाँ इजाफा कर रहा हूँ कि इंसान की भी ज़िंदगी है। आपके चेहरे पर उसके असरात, आपके जिस्म पर उसके असरात, आपके जहन पर उसके असरात, आपके रवैये और लहजे में उसके असरात महसूस होते हैं। आप आज मुस्कुरा रही हैं,
बल्कि मुल्तान का हर शख्स इस मौसम में मुस्कुरा रहा है, यानी वो जो तनाव, डिप्रेशन, टेंशन उससे निकल जाता है। बिल्कुल। और ये ना सुहाना मौसम भी रब की अनायात में से एक अनायत है कि देखें अल्लाह की कायनात की कुदरत, देखें कि रब ने जून में भी दिसंबर जैसा मौसम कर दिया। हाँ, लेकिन हालांकि हम मानने वाले जून की गर्मी, हाँ, वो भी मुल्तान में, हाँ जी, जो गर्मी गोरिस्तान से मारूफ है उस शहर में जून को दिसंबर जैसा करने पर कादिर मेरा रब ही है। बिल्कुल ऐसे तो जितना हो रब का शुक्र अदा करें, उसकी सामने सजदा रेज़ रहमतों का शुक्रगुजार हो हम। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे, ख्वाजा साहब से तो बात करेंगे एहसास महरूमी पर, आज हमारा टॉपिक है, इनसे जानेंगे। और साथ ही फहद से ये जानेंगे जिस तरह आजकल जानवरों में बहुत सारी बीमारियां आई हुई हैं, तो वो इंसानों में कैसे मुंतकिल हो रही हैं, उनका क्या इलाज है, कैसे उनसे बचा जा सकता है, आज इस पर बात करेंगे। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इंसानों में मुंतकिल हो रही हैं? देखिए, मोस्टली जो है स्किन प्रॉब्लम्स जो हैं वो मुंतकिल होते हैं जिन्होंने बड़े जानवर रखे हुए हैं या पेट्स रखे हुए जो उसकी केयर नहीं कर पाते। मोस्टली जो है ये फंगस जो है प्रॉब्लम या स्केबीज या मेंज माइट का इशू है, ये जानवरों में देखने को मिलता है। और उससे जो पेट्स जिन लोगों ने अंदर नहीं रखे हुए हैं, जो इसको बॉदर नहीं कर रहे होते, वो यही समझते हैं कि सिर्फ बाल उतर रहे हैं, हाँ, और प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो बेसिकली एक स्किन इशूज़ हैं, डर्मेटाइटिस होता है जो कि ह्यूमन को भी कंटेजियस है और ह्यूमन को भी अटैक करता है। और ये स्किन के ऊपर ह्यूमन के पे भी रैशेज आ जाते हैं। रिंग वर्म जो है वो प्रॉब्लम करता है, ठीक है। उसके बाद स्केबीज का प्रॉब्लम ह्यूमंस में, एनिमल से, पेट्स से, मोस्टली पेट्स से ये ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, तो ये आम जो ऑनर रखने वाले हैं इस चीज़ को बॉदर नहीं करते, वो रॉ हेडेड प्यार भी कर रहे होते हैं, गोदों में भी उठाया हुआ है। जब मोस्टली ये पता तब लगता है कि जब आपके पेट का कोई हिस्सा बालों से महरूम हो रहा है, जब देखते हैं वहाँ पे स्किन रैश आ रहा है, स्किन पे से बाल उतर रहे हैं, तो मोस्टली वो जो स्केबीज़ है मोस्टली आंखों से नज़र नहीं आता, ये ऐसा पैरासाइट है जो कि माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आता है। अच्छा। हम इसके स्किन स्क्रैप करते हैं, टेस्ट लगाते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसके अंदर प्रॉपर एक जैसे जूं देख सकते हैं आप नज़र आती है, वो माइक्रोस्कोप के अंदर उसी तरह का एक पैरासाइट है जो कि ब्लड सक कर रहा होता है, स्किन को कॉन्टीन्यूसली स्क्रैच कर रहा होता है, इसलिए रैश बनते हैं, इंसान खारिज करता है, नज़र नहीं आ रहा होता। ह्यूमन में भी ऐसे ही है। तो वो नजर रिंग वर्म उसको कहते हैं, वो मोस्टली जो है ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होता है, और जहाँ जहाँ हाथ लगाते जाते हैं अपना, वो ह्यूमन को जो है वो ट्रांसफ़र होता जाता है। तो कोशिश क्या करें कि अगर प्रॉब्लम आ रहा है, अगर नज़र आता है, तो किसी भी कंसल्टेंट को वो प्रॉपरली चेक करें ताकि उसको डायग्नोज करें, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। ठीक है, वो ज़्यादा नुकसानदेह तो नहीं होता है? आप साइकोलॉजिकली तो बंदा डिप्रेशन में जाता है, खारिश करता रहता है, एचिंग करता रहता है, जानवर भी स्ट्रेस में चला जाता है, उसमें वीकनेस आ जाती है, ब्लड लॉस, जो ज़ख्म हो रहे होते हैं, जानवर की जो खाने की जो क्वालिटी है, जो उसकी जो तबीयत है वो डिस्टर्ब रहती है, भूख नहीं लगती, उसकी सारी की सारी टेंशन खारिश करने पे, हर वक्त खुजाने पे रहती है। तो ये चीज़ें मोस्टली जो हैं जानवरों में देखी गई और जानवरों से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होती हैं, और बाद दफ़ा अगर ह्यूमंस को हो तो जानवरों में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक, तो इनका फिर किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है? देखिए, ये थोड़ा सा ह्यूमंस में हो या एनिमल्स में हो, ये मोस्टली जो स्लो रिकवर्ड प्रॉब्लम्स है, स्किन इश्यूज जो हैं, इट विल टेक अराउंड मंथ्स और इवन ईयर्स। अगर आप प्रॉपर्ली डायग्नोज करते हैं तो ये इसको थोड़ा सा रिकवर करने में टाइम लगता है। हमारे क्लाइंट्स जो है ना मोस्टली पैनिक हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब ठीक क्यों नहीं हो रहा। तो ये स्किन का प्रॉब्लम्स अगर ह्यूमन में भी हम मेडिसिन यूज़ करें तो 6-6 महीने खानी पड़ती है, जिसे आम जबान पे ददरी, चंबल और इस किस्म के नाम लोगों ने दिए हैं। तो ये बेसिकली माइक्रोस्कोपिक प्रॉब्लम्स हैं, पैरासिटिक या फंगल इन्फेक्शन हैं जो नज़र नहीं आ रहे होते। तो ये 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद तक साल भी ले जाते हैं। इसमें एनिमल्स में तो मोस्टली ये भी होता है कि जानवरों के पूरे बाल उतर जाते हैं, जस्ट लाइक अ वैम्पायर, वो शक्ल देखने की नहीं रहती, पैचेस उतर जाते हैं, पैचेस अगर प्रॉपर ट्रीट नहीं करे तो पूरा जिस्म से बाल उतर जाते हैं। आपने मोस्टली ये चीज़ें स्ट्रीट डॉग्स में या कैट्स में देखी होंगी, जिनके गलियों में फिर रहे हैं, जिनके जिस्म पे बाल नहीं होते और बेचारे खारिश में, तो बेसिकली वो कैरियर होते हैं। और ये जानवर जहाँ जहाँ से गुजरते हैं, वहाँ चीज़ें जहाँ जहाँ बैठे खुजाते हैं, जहाँ जहाँ से होते हैं, वहाँ ये शेड करते हैं, वहाँ पे से फिर ये बीमारी फिर हमारे जूतों से, पाँव से, कपड़ों से, हवा से, ये जो पैरासाइट है ये ट्रांसफ़र होता है हमारे घरों तक। वहाँ पे फिर ये प्रॉब्लम हमारे अगर पेट्स रखे हुए तो उनको ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो है देखने में बहुत ज़्यादा आता है। जो मज़ीद भी इनसे जानेंगे। हाँ जब जिस तरह एहसास महरूमी है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ना कि एहसास महरूमी है क्या? देखिए, महरूमी जो है वो असल में नफ्सियात की ज़ुबान में उसको फ्रस्ट्रेशन कहते हैं,
और अंग्रेजी में इसको सेंस ऑफ डेप्रिवेशन कहते हैं। ये एक इंसानी कैफियत का नाम है, ज़हनी कैफियत का नाम है, दिमागी कैफियत का नाम है। इंसान को कोई सदमा पहुंचता है, वो नाकाम हो जाता है, कोई बीमारी आ लेती है, कोई खतरात में लाहक रहता है, तो वो एहसास महरूमी का शिकार हो जाता है। कभी कभी आपकी ट्रेन छूट जाती है, आपका शनाख्ती कार्ड गुम हो जाता है, आपका बिजली का बिल ज्यादा आ जाता है और फिर आप उसको भरने से रह जाते हैं। इस तरह के छोटे छोटे जो मसाइल हैं जो आम जिंदगी में हमारे साथ पेश आते हैं, हम उनको जहन पर ले लेते हैं, दिमाग पर सवार कर लेते हैं और फिर मुकद्दर का गिला करते हैं, तकदीर से शिकवा ना होते हैं और खुद को कोसते हैं। और फिर इस कैफियत में हम इतनी गहराई में चले जाते हैं कि खुद को महरूम समझने लगते हैं। और ये एक वक्त आता है कि एहसास महरूमी एक मर्ज बन जाता है और फिर वो मर्ज मुख्तलिफ अमराज को जन्म देता है और आप उन अमराज में घिर कर रह जाते हैं। फिर आपको अपना होश भी नहीं रहता, आप बाज़ औक़ात अपने आप से बाहर हो जाते हैं, आपको अपने जज्बात पर काबू नहीं पाते, आप गुस्से में रहते हैं, आप ज़हनी तनाव का शिकार हो जाते हैं, आपको किसी की अच्छी बात भी अच्छी बात नहीं लगती, किसी की नसीहत भी बुरी लगती है। तो ये एक एहसास महरूमी जो है एक कैफियत का नाम है। ये इंसानों के अंदर इसमें ये कैफियत फ़रोग़ पा रही है और बढ़ रही है। और आप अपनी सोसाइटी में अगर देखें तो आपको हर 10 में से 6 या 7 लोग एहसास महरूमी का शिकार नजर आते हैं। गुर्बत ने, महंगाई ने, परेशानियों ने, ज़हनी उलझनों ने नफ्सियाती अमराज में इजाफा कर लिया है, ज़हनी अमराज में इजाफा कर लिया है। तो ये भी एक नफ्सियाती और ज़हनी मर्ज बन गया है। लोग एहसास महरूमी में उलझ कर रह गए। इसलिए मैं ये समझता हूं कि फ्रस्ट्रेशन और सेंस ऑफ डेप्रिवेशन में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है और खास तौर पर इसमें जो कम्युनिटी मुझे ज्यादा मुलव्वस नजर आती है या जिसको अब ज़ेरे असर नजर आती है या मुतासर नजर आती है, वो नौजवान है। वो एहसास महरूमी का बहुत ज्यादा शिकार है। ये हमारे ज़हनी मिसाइल वाकई डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीजें हमारे पे बहुत ज्यादा मुसल्लत होगी। फिर जिम्मेदारियों का भी बोझ जब इंसान पे पड़ता है तब भी वो बहुत ज्यादा इन चीजों को फेस कर रहा होता है। आप क्या समझते हैं, तब भी इंसान एहसास महरूमी का शिकार होता है? इसमें कोई शक नहीं है। देखें, मैं ये बात हर शख्स को, हर इदारे में अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात समझाता हूं कि इसका आगाज ना बचपन से होता है। आप अपने बहुत अर्ली एज में ना आप पहले एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। आपके पास आप देखते हैं कि मेरे मुकाबले में एक बच्चा है जो स्कूल में था, उसका लंच बॉक्स भरा हुआ है, उसका बैग रंगीन कायदों से, किताबों से, सामान स्टेशन से भरा हुआ है। मेरे पास एक जस्ट पेंसिल है, एक रेजर है, एक शार्पनर है और मेरा बैग भी बड़ा पुराना सा है और आम सा है और मेरी यूनिफॉर्म भी मैली है और टीचर भी उस बच्चे को ज्यादा अहमियत दे रहा है जिसका लंच भरा हुआ है, जिसका बैग अच्छा है, जिसका पीछे बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। तो वहां छोटे छोटे एहसास जो है ना इंसान के अंदर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये फीलिंग्स हैं जो अपनी जगह बना लेते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि ये जो एहसास कमतरी है ना, ये बहन है या बेटी है और एहसास महरूमी माँ है। तो यहाँ एहसास, छोटे छोटे एहसास कमतरी जो है वो कभी कभी बढ़तरी में भी बदल जाते हैं। यानी एहसास कमतरी एक मुस्तकिल हालत का नाम नहीं है। कभी कोई मसलन आप अपने से कमजोर को देखते हैं, अपने से महरूम को देखते हैं, अपने से कम वसाइल वाले को देखते हैं, तो आप वहां एहसास बढ़तरी का शिकार हो जाते हैं। तो कभी एहसास कमतरी, कभी एहसास बढ़तरी, मुस्तकिल एहसास महरूमी हो जाता है। ये चीजें आपकी जो है वो इसी आप गहराव में रहते हैं। जी बिल्कुल इसी तरह है। देखिए आप अभी ना, मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा था तो वहाँ 2 क्लास के बच्चे थे। तो मैं वहाँ देख रहा था कि वाकई बच्चे घर से असर लेते हैं। ये अक्सर कहा करता हूँ कि बच्चे जो है ना वो बंदर की तरह होते हैं, वो नकल करते हैं, जैसे किसी को करते देखते हैं वैसे करते हैं। और बच्चे जो है ना वो तोते की तरह भी होते हैं, जैसे किसी को बोलते सुनते हैं वैसा बोलना करते हैं ना बच्चे। बहुत 2 क्लास का बच्चा जो है वो अपने स्टूडेंट को कह रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैं उनको एथिक्स और मैनर्स पढ़ा रहा हूँ, मास्टर ऑफ मैनर्स और मास्टर ऑफ एथिक्स हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ और बड़ा स्कूल मुल्तान है। वहां 2 क्लास का बच्चा अपने दूसरे का है, मुझे गुस्सा ना दिला, मेरा बीपी हाई हो जाएगा, मेरा माइंड शूट कर जाएगा। तो ये मैं ना ताज्जुब में मुब्तला हो गया। मैं हैरतों के समुद्र में खो गया, गर्क हो गया। या 2 क्लास के बच्चे ने ये अल्फाज कहां से सीखे? तो उसने घर से सीखे हैं, माँ से सीखे हैं, बाप से सीखे हैं।
तो ये एहसास से कमतरी और महरूमी में घर की पैदावार, बिल्कुल ये माहौल की पैदावार है, घर से सीखता है, बड़ों से सीखता है, स्कूल से सीखता है। इसलिए कहते हैं कि बच्चा माँ के पेट से सीखना शुरू कर देता है। बिल्कुल तो ये जितने कॉम्प्लेक्सेस हैं या फ्रस्ट्रेशन है, इसकी जो बुनियादी दर्जगाह है या प्राइमरी ग्रोथ होती है जो, वो घर से होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जिस तरह अभी हम एलर्जी की एक बात कर रहे थे, उसके साथ साथ हम डिफरेंट, हम जैसे अब कुर्बानी भी आ रही है, ईद, उस पर कुर्बानी वाली ईद पे, उस पर काफ़ी जानवरों में भी जो मसाइल देखने में आ रहे हैं, कौन से जानवरों का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह के जानवर जो है वो आपको खरीदने चाहिए? देखिए, मोस्टली क्या ख्याल रखना चाहिए जब आप जानवर खरीदने जा रहे हैं? खरीदने जा रहे हैं तो बस जब भी मार्केट में जाएं, कुछ देखें, हर जानवर, हर पूरे पाकिस्तान से, मंडी का मतलब है कि पूरे पाकिस्तान से, पूरे सूबों से, हर यहाँ पे आउट ऑफ द बॉर्डर भी जानवर आ जाता है, या बलूचिस्तान से आ रहा है, या जहाँ से भी आ रहा है, तो माइग्रेट एनिमल है। कोई ना कोई हर इलाके की अपनी प्रॉपर एक बाज़ दफ़ा को प्रॉब्लम होते हैं जो वो कैरी कर रहा होता है। तो ह्यूमन है, हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। हमारे जो वहाँ पे मंडियों में डॉक्टर्स, वेटनरी डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, वो जब भी जानवर, कोई भी नया लॉट आता है या कोई भी नया ऑनर लेकर आता है, मालिक जो बेचने के लिए रेवर लेकर आ रहे हैं, उसको प्रॉपरली पहले थॉरली चेक करते हैं, जिसके अंदर टिक एक्टिविटी होती है, जो टिक्स जो है, अगर चिचड़ है उसके लिए प्रॉपर स्प्रे किया जाता है। और इस सारी चीज एक्टिविटी को तब मॉनिटर किया जाता है जब यहाँ पे चौकियाँ होती हैं, जहाँ बैरियर लगे हुए हैं, जहाँ टूल प्लाजाज हैं, उनको एंट्रेंस से पहले उनको पहले सारा चेक किया जाता है, उसके बाद फिर शहर के अंदर एंटर होने दिया जाता है। तो मोस्टली एनिमल जो आ रहा होता है वो चेक हो के आता है। जो एक्टोपैरासाइट है, जो टिक प्रॉब्लम है, वो कम से कम ना हो, उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट एक्टिविटी करता है, ताकि इस चीज़ से अगर किसी के पास हैं, जानवर पे लगे हुए हैं चिचड़, तो उसको उतार लिया जाता है या स्प्रे किया जाता है। मोस्टली जानवर को स्प्रे किया जाता है, पूरी इवन के गाड़ियों पे भी स्प्रे किया जाता है, क्योंकि जानवर से वो जो हशरात ऊपर लगे हुए हैं वो नीचे भी गिरते हैं, तो ताकि वो जो जब भी ट्रैवलिंग में जानवर, जहाँ जो बसेस गुजर रही हैं या ट्रक गुजर रहे हैं या जो भी जिस चीज़ पे भी वो व्हीकल पे कैरी कर रहे हैं, उनको भी स्प्रे किया जाता है और जानवरों को भी ऊपर प्रॉपर स्प्रे करके फिर मंडियों में लाया जाता है। अब उसके बाद हल शुरू होता है कि हमारा जब कस्टमर, हम लोग खुद मंडियों में जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो मोस्टली कोशिश करें कि मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव्स यूज़ करें, और अगर हो सके तो फुट जो है ग्लव्स वो भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप फुटवेयर्स यूज़ करें, ताकि आपको प्रॉब्लम, आप जो लोग समझते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं या मेरे को सांस का प्रॉब्लम ना हो जाए या कोई ऐसा स्किन का इशू ना हो जाए जानवर चेक करने में, गर्मियां भी हैं तो जाहिर सी बात है, सफोकेशन भी होगी, तो वो मोस्टली हमारे अंदर वहाँ पे डॉक्टर साहब अवेलेबल होते हैं मार्केट में, मंडी में, वो चेक करते हैं। और जो लोग जिनको नहीं पता लगता तो वो उनकी भी हेल्प आउट करते हैं कि जानवर तसल्ली करके चेक करके देते हैं, सही है, ताकि प्रॉब्लम आगे ना हो। और उसके अलावा आप कह रही थी कि उसके ले जाने के बाद हमें क्या ख्याल करना चाहिए? तो मोस्टली हमारे जो बच्चे हैं या बड़े हैं, वो शौक में 2 दिन में बड़ी खिदमत करना चाहते हैं जानवरों की, तो वो उस सिलसिले में कोई 7 अप पिला रहा है, कोई जनाब ड्रिंक्स पिला रहे हैं उसको, कोई शीरा बना के पिला रहा है, तो खिदमत के चक्कर में उसका रगड़ा निकाल देते हैं। 2 दिन में जानवर बीमार हो जाते हैं। मोस्टली प्रॉब्लम आता है ड्रेंचिंग नमूनिया का, क्योंकि जानवर को जब भी लेके जाते हैं, बच्चे शौक में या बड़े भी, मौसम गर्मी का है तो हिद्दत खत्म करने के लिए शक्कर का इस्तेमाल लोग करते हैं, शक्कर का पानी या गुड़ का पानी या बेसन का पानी, इवन के आटे का पानी भी घोल के जानवरों को पिलाया जाता है। लाइफ स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, आटे का पानी तो फिर वो तो ज्यादा नुकसान मोस्टली ये जो मंडी में लोग हैं, जब ये ला के बिठाते हैं, आप कभी देखें तो ये फोर्सफुली हैंड फीड कर रहे होते हैं, और वो मोस्टली जानवरों को उल्टा आ रहे होते हैं। जब हम जानवर घर लेके जाते हैं तो हम बीइंग अ डॉक्टर, हम लोग को ये शिकायत सुनने को मिलती है, डॉक्टर साहब इसने 2-3 दिन से जब से लेकर आए खाया नहीं है। वो जिस वक्त जानवर को लेकर मंडी से आते हैं तो वो इतना खिला देते हैं कि उसको हफ्ता खाने की जरूरत नहीं रहती, उसका इतना स्टमक टक अप कर देते हैं, उसकी ओजरी इतनी भर दी जाती है कि वो चलने से भी कासर होता है। तो हमारे अवाम परेशान हो जाती है, या उसको घर आते ही इतने शदीद डायरिया लग जाता है, डायरिया का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, डायरिया लग जाता है या सांस का प्रॉब्लम लग जाता है। तो कोशिश किया करें जब भी जानवर लें, चेक करवा लें, उसके बाद लाने के बाद उसको सिर्फ घास और सादे पानी पर रखें, बाय फोर्स, बाय हैंड, ना उसको कुछ ड्रेंच करें। ड्रेंच का मतलब है कि कुछ ना आपने बोतल से पिलाना है, ना आपने नालके से पिलाना है, प्रॉपर एक बम्बू होता है, उसमें दवाई डाल के या पानी डाल के शक्कर डाल के दी जाती। इन चीज़ों से अवॉइड करें। 2 दिन में जानवर का वजन नहीं बढ़ने वाला, तो उसको, ताकि आपको आगे जानवरों को प्रॉपरली आप 2 दिन तक ये ना हो कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी कर दें उसकी। और मोस्टली ये देखा गया और ये हो जाता है, और इस प्रॉब्लम की वजह से अफारे का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। जो लोग बेसन पिलाते हैं
या जो लोग आटा पेट खिलाते फूल जाता है हैं, जानवरों पेट का। फूल जाता है, इतना गुब्बारे की तरह बन जाता है कि उसका प्रेशर लंग्स पे पड़ता है। जब वो एक एरिया है, डायफ्राम है, जब वो एक हिस्से से प्रेशर बढ़ता है, गुब्बारे की तरह है, ओजरी जब बढ़ती है, उसके अंदर गैस जो है, बबल्स बनते हैं, वो उसके अंदर फिर लोग उसके अंदर क्या करते हैं कि उसको सोडा देना शुरू कर देते हैं। वो सोडा और जाके उसके अंदर और काम खराब करता है उसको। जैसे आप बोतल के अंदर नमक डालते हैं तो गैस बनती है, तो वैसे ही चीजें अंदर बबल बनने लग जाते हैं। सही। और वो प्रेशर लंग्स पे पड़ता है। जब लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा तो सांस का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। जब उसके अलावा डायफ्राम के साथ दिल पड़ा हुआ है, वो प्रेशर इस कदर बढ़ जाता है कि वो दिल को पैक कर देता है। दिल की मूवमेंट रुकती है तो जानवर विद इन नो टाइम वो कोलैप्स कर जाता है। तो कोशिश किया करें कि अपने जानवरों को घर ले जाने के बाद कुछ मत एक्स्ट्रा खिलाए, ना ही पिलाएं। सिर्फ देना है तो उसको घास पे रखें या सादा पानी में रखें। बोतलों से कुछ मत पिलाएं, बाल्टी में रखे, तासे में रखे, ताज़ा पानी दे सकते। जाहिर सी बात है, तो एक तो आपने जानवर जो आप 3-4 दिन पहले लेके जाते हैं तो आप खिदमत कर रहे होते हैं ना, खिदमत करना चाह रहे होते हैं कि जाके जो हम कुर्बानी करें तो अल्लाह ताला से कबूल कर। तो 4 दिन की अपनायत भी बहुत हो जाती है ना अपने जानवर जब आप लेकर आते हैं। अच्छा जी, इनसे मजीद भी जानेंगे कि किस तरह अपने जानवरों का ख्याल रख सकते हैं, और इस पे अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जानवरों के हवाले से भी बात हो रही है, साथ हम एहसास महरूमी पे भी बात कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं सोशल मीडिया जो है वो कितना रोल प्ले कर रहा है हमारी जिंदगी में? देखें, सोशल मीडिया की जो सूरत हाल है वो तो ये है कि 2.5 से 3 बरस का जो बच्चा है ना, माँ जिससे तंग आ जाती है, आवाजार हो जाती है, नाक पे जो माँ के दम कर देता है, माँ उसको बहलाने के लिए, अपनी जान छुड़ाने के लिए उसके हाथ में मोबाइल दे रही है। और 2.5 से 3 साल का जो बच्चा है वो मोबाइल का इस्तेमाल भी सीख जाता है। वो अपनी नानू का नंबर, अपने अब्बू का नंबर, अपने अजीज़ों के नंबर, इवन डायरेक्ट यूट्यूब पे जाके, वीडियो गेम्स पे जाके वो देखना शुरू कर देता है। और वो फिर जब इसका आदी हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है, आप शुरू में उसको मना ही नहीं करते बल्कि अपने हाथ से देते हैं। तो जब वो उसका आदी हो जाता है तो फिर हम कहते हैं बच्चे बिगड़ गए हैं, क्योंकि हमने खुद ही तो बिगाड़ा है उसको बिगाड़ने वाले आसमान से तो नहीं आते, फरिश्ते तो आगे नहीं बिगाड़ते, हम ही उसका माहौल बनाते हैं ना। अच्छा या बुरा, आदतें अच्छी या बुरी, माहौल अच्छा या बुरा घर में बनता है। घर उसकी पहली दरसगाह है, और घर में ही उसको जब मोबाइल दे दिया जाता है, 20-30 हज़ार का मोबाइल उसके हाथ में, फिर वो उसका इस्तेमाल, फिर वो इतना आदी हो जाता है कि आप अगर उसके हाथ से मोबाइल लेते हैं तो वो आसमान सर हाँ, वो चीजें तोड़-फोड़ करने लगे। वो भी बच्चा जो है अपनी इनसाइड फील करता है कि मुझसे क्यों ले लिया गया। वो चीजें तोड़ता है, गुस्सा करता है, चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, पीटता है, फर्श पे लेटरियां करने लग जाता है, घसटने लग जाता है। फिर आजकल बच्चों के वैसे उसकी जिद से बाज आकर फिर उसको ये हालत, ये सूरत आज नहीं है, मैं 7-8 साल से देख रहा हूँ। तो वो बच्चा जो 2.5-3 बरस में मोबाइल हाथ में पकड़ता है, तो क्या समझती हैं 12-13 साल का होके आप उसको मना कर सकेंगी? उसको समझा, वो कुछ देख चुका होता है जो उसे नहीं देखना चाहिए, वो कुछ जान चुका होता है जो उसे नहीं जानना चाहिए। आजकल के बच्चे भी तो माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट है ना? नहीं, ये एक अलग बात है। अब देखिए, हमने ना रोक नहीं लगाई अपने बच्चों पर, हमने उनकी देखभाल नहीं की। हम कुछ चीजें हैं जो वालिदैन के लिए समझना बहुत जरूरी है। मुझे लोग बच्चों की तरबियत के लिए बुलाते हैं इदारों में, नौजवानों की तरबियत के बुलाते हैं, तो मैं उन इदारों से रिक्वेस्ट करता होता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि प्लीज वालिदैन को भी बुलाएं। इन बच्चों से ज्यादा तरबियत माँ बाप की जरूरी है। माँ बाप को मालूम ही नहीं है कि आईली जिंदगी कैसे गुजारनी है, मियाँ बीवी की जिंदगी कैसे होनी चाहिए, एक घर की जिंदगी कैसे होनी चाहिए, घर के अफराद को मिलजुल के कैसे रहना चाहिए, माँ बाप में से किसकी क्या क्या जिम्मेदारी है, हकूक व फराइज से आशना नहीं है। हम या तो मुकम्मल आजादी देते हैं बच्चों को या बहुत पाबंदी लगा देते हैं। इसी से तनाव पैदा हो रहा है, इसी से इख्तलाफ पैदा हो रहा है, इसी से मुखालफत पैदा हो रही है। चाहिए ये कि बैलेंस में रहना चाहिए। आप बच्चे को मोबाइल भी देना, आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसी एप्स आ गई हैं, ऐसे सिस्टम्स आ गए हैं कि आप उसमें रोक लगा सकते हैं। आप टाइम तय कर सकते हैं कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है, किस वक्त करना है, और सोशल मीडिया पे क्या देखना है और किस तरह देखना है, वो आपने तय करना है। बच्चा नादान होता है। देखिए, आपको जब पता है कि मोबाइल अब जाहिर सी बात है बच्चे के हाथ में है, तो किस तरह आप उसके पर पाबंदी लगा सकते हैं? नहीं, उसमें ना देखें,
आप ये तो कर सकते हैं ना कि आप बच्चे को अपने पास बिठा के, मैं कहा करता हूँ, मुझे लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं कि बच्चे को किताब पढ़ने की तरफ कैसे लाया जाए। मैंने कहा आप किताब उठा रहे, बच्चे तो आपकी नकल करेंगे, बच्चे तो कॉपी पेस्ट होते हैं, नकाल होते हैं। आप पढ़ें, उसको कहें मुझे, बाज जो दाना लोग होते हैं वो बच्चे को कहते हैं कि मेरी निगाह काम नहीं कर रही, आप ये अखबार पढ़ के सुनाओ। ये आपसे 20 साल पहले की कहानी है। हर बाप, हर दादा अपने पोते को, बेटे को बिठा के कहता था, यार ये जरा पढ़ना, यानी अगर कुरान पढ़ाना तो कहता ये आयत पढ़ के सुनाना, इसका जरा तर्जुमा देखना मुझे सही तरह नहीं। और बच्चे को ना रीडिंग हैबिट डेवलप करते थे। इसी तरह जब आपने बच्चे को मोबाइल का इस्तेमाल सिखाना है तो उसको अपने साथ बिठा के सिखाएं, उसको बताएं तुम्हारे लिए, देखिए ये दुनिया जो है ना इल्म की है, टेक्नोलॉजी की है। अब दुनिया डिजिटल वर्ल्ड बन गई है। आप किसी बच्चे को रोक नहीं सकते, मगर आप बच्चे को गाइडलाइन तो दे सकते हैं, आप उसकी मसीहाई तो कर सकते हैं, आप उसको मंजिल की निशानदही तो कर सकते हैं, आप उसको रास्ता तो बता सकते हैं। अच्छा, टीचर्स किस तरह रोल प्ले कर सकते हैं? जाहिर सी बात है टीचर्स का भी बड़ा। पहले मैं अपने पहले सवाल को खत्म कर दूं कि सोशल मीडिया इस वक्त हमारे घर का फर्द बन चुका है। हम ये बात सबको बता रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो मुल्क है ताकत के लिहाज से, जो सुपर कंट्री है, वो अमेरिका है, सुपर पावर है। वहां आज से 2 साल पहले बच्चों ने एहतजाज किया कि हमारे वालिदैन सोशल मीडिया में गर्क रहते हैं, हमें तवज्जो ही नहीं दे रहे। वो घर भी आते हैं, उनके हाथ में स्मार्टफोन होता है, वो इस दुनिया में खोए रहते हैं। ये ऐसा समुंदर है जो अपने अंदर बंदे को ले लेता है और बाहर नहीं निकलने देता। इसकी मौजें, आप अब निकलना भी चला, आपको फिर अंदर खींच लेती हैं। तो मैं ये कहता हूं कि इसमें खैर भी है, शर भी है, दोनों चीजें हैं। इसमें हमने क्या लिया बतौर सोसाइटी? हमने ये लिया कि हमने 80% शर लिया, 20% खैर लिया। हम ज्यादा शर की तरफ जा रहे हैं, बुराई की तरफ जा रहे हैं, बिरहरफी की तरफ, बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। हमें अपने आप को रोकना है, हदबंदी करनी है, खुद की हदूद तयन करनी है और फिर बच्चों को उसका आदी बनाना है। जब वालिदैन ही मोबाइल से आंख नहीं चुराएंगे, जब वालिदैन ही बच्चों की तरफ नहीं देखे, देखिए घर का एक माहौल, अब दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये हुआ कि घर के अंदर इन्होंने एक बास्केट रख दी है, एक टोकरी रख दी है कि जो घर में दाखिल अपने मोबाइल उसमें डाल दे, घर में वो फ्री रहे। पहले हमारे हर कमरे में मोबाइल टीवी होता था, खानदान के लोग बैठकर टीवी देखते थे, ठीक है, वहां चिलगोजे भी खाते थे, मूंगफलियां भी खाते थे, सेवियां भी पकती थी, हाँ जी, चूल्हे भी जलते थे, हाँ जी, और अंगीठियां भी गर्म होती थी, वहां अनवाक सा, और फिर ख्यालात का इजहार भी होता। हमारे यहाँ कम्युनिकेशन गैप पैदा हो गया, जनरेशन गैप पैदा हो गया। किसने पैदा किया? सोशल मीडिया ने। अब हम अपने मसाइल एक दूसरे को बताते भी हैं तो मैसेज करके बताते हैं, हम वॉइस मैसेज करके बताते हैं। हमने एक दूसरे को पैगाम भी देना है, घर में मौजूद है, एक कमरे से दूसरे कमरे में मौजूद है, मैसेज के जरिए बात करें, वॉइस मैसेज के जरिए बात करें, व्हाट्सएप के जरिए बात करें। भाइयों, एक दूसरे के सामने बैठो। आपके घर में जब मोबाइल डाटा ना हो ना, किसी दिन लोड शेडिंग हो, आपकी बैटरी भी खत्म हो और आप बच्चों के साथ बैठे, तो बच्चे पता क्या कहते हैं? बहुत मजा आया, बहुत दिनों बाद आज आपसे मिले। और बाप भी कहता है, अच्छा, ये हकीकत है। आज अच्छा, कहीं सिग्नल ना आ रहे हो तब भी आपका यही मसला होता है कि चले अब फिर आपको बात करने का मौका मिल जाता है। इंसान से ना गैप कर गया है। बिल्कुल। आपकी जो मसाइल बढ़ रहे हैं ना सोशल मीडिया की वजह से, वो इसलिए है कि हमारे दरमियान कम्युनिकेशन गैप पैदा हो गया। बाप बच्चे से बात ही नहीं करता, मैसेज में मैसेज मैसेज। भाई अच्छा, जितने फसाद हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तलाकें हो रही हैं, वो मैसेज की वजह से हो रही है, क्योंकि इसमें फीलिंग्स नहीं जाती। सोशल मीडिया का जो किरदार है, उसने जहां बहुत सारी दुनिया को इकट्ठा कर दिया, डिजिटल वर्ल्ड ने ग्लोबल विलेज बन गई है ना, वहां महबूबियां भी पैदा हुई हैं, तलखियां भी पैदा हुई हैं, नाराजगियां भी पैदा हुई हैं, खुदकुशियां भी हुई हैं। क्योंकि आप मैसेज के जरिए अगले बंदे को अपना फीलिंग्स नहीं आप पहुंचा सकते, या आप अगला बंदा उस चीज को महसूस ही नहीं कर सकता कि कहना क्या चाह रहा है। आप किसी को बताइए ना, पता नहीं ये प्रोग्राम ऑन एयर है या नहीं है, तलाक हो गई, लाइव चल रहा है जी, बिल्कुल ऑनलाइन। ये तलाक हो गई सिर्फ इस वजह से कि आपने मेरी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के 2 दिन 3 दिन से मैसेज का जवाब नहीं दिया। इस बात पे तलाक हो गई घर में कि आपने 2 दिन 3 दिन मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया, आपने देखा भी, सीन भी किया, मुझे जवाब नहीं दिया, इस बात पर तलाक हो गई। अब बताए ये क्या है? हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है? एक सैलाब है, तूफान बदतमीजी है जो हमें बेराहवी की तरफ, बिगाड़ की तरफ ले जा रहा है। रिश्ते जुड़ नहीं रहे, रिश्ते खत्म हो गए। ये सब सोशल मीडिया के तवज्जुह से है। हम इसका पॉजिटिव इस्तेमाल सीख लें और बच्चों को इसका पॉजिटिव इस्तेमाल सिखा दें। सही रास्ता है, सही मंजिल कौन सी है और सही मकाम कौन सा है, ये हमें समझाना है बच्चों। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारी चीजों को जहां पर वो कहते हैं ना इसके फायदे भी हैं, वहां इसके नुकसानात भी बहुत ज्यादा है। 80% नुकसान। हाँ जी बिल्कुल, इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, कुर्बानी के हवाले से बात हो रही है तो कुर्बानी का तरीकाकार क्या है? आजकल तो वैसे भी हम ये देखते हैं जिस तरह ही कुर्बानी वाली ईद आती है तो जनाब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नॉन प्रोफेशनल होते हैं और वो कसाई बनकर जनाब वो पहुंच जाते हैं जानवरों को ज़िबा करने के लिए, और उनको आइडिया भी नहीं होता कि जानवरों को ज़िबा किस तरह करना है, क्या तरीक़ेकार है, कैसे तकबीर पढ़नी है, आपने कुछ आइडिया नहीं होता और पता भी चल जाता है कि ये नॉन प्रोफेशनल कसाई है। जो प्रोफेशनल है ना आसमा, वो अच्छे खासे उनके इन दिनों में रेट इतने आया होते हैं कि आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। कसाई मिलना भी एक वो कहते हैं और ऑलरेडी उनकी बुकिंग हो चुकी होती है। हाँ। ठीक है, हफ्ता 10 दिन पहले दिन का रेट होता है 10,000। हाँ। बड़े जामा का रेट रखा होगा उन्होंने 20,000, तो आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो मोस्टली जिस तरह आप कह रही हैं ना कि हमें पता कैसे लगता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आप जिस अननोन बंदे को आप घर स्लॉटर करने के लिए लेकर आ रहे हैं वो मुस्लिम भी है या नॉन मुस्लिम है। ठीक है, वो वाकई ही मुसलमान है। कुछ लोग पैसे कमाने के चक्कर में कसाई बन जाते हैं, उसमें बाकी कम्युनिटीज़ का मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, सब शामिल हो जाते हैं। आप वो उस वक्त उन्होंने पटका साफा जो भी बांध रखा होता है, छुरियाँ बुगते उठाए हुए होते हैं। हाँ। स्लॉटरिंग का एक प्रॉपर तरीका है जो कि हमारे उलमा को भी बताना चाहिए, अपने खुतबे में बताएं। जो ईद का खुतबा है उसमें भी इनको बताना चाहिए कि स्लॉटर ज़िबा जानवर कैसे करते हैं। सबसे पहले जानवर को किबला रुख रखना चाहिए, उसके बाद अल्लाह अकबर की तकबीर पढ़ना लाजमी है। नहीं तो मोस्टली मैंने पढ़ा है, सुना है कि जानवर हलाल नहीं होता। उसके बाद कोशिश करें आप अपने जानवरों को अपने हाथ से ज़िबा करें। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले छुरी का जो छुरा है जो भी है उसका तेज़ इस कदर तेज़ होना चाहिए कि जानवरों को तकलीफ ना हो। ठीक है, हमारे जो नॉन टेक्निकल लोग हैं या नए वाले हैं वो 4 दफ़ा गर्दन के ऊपर छुरी चलाते हैं तेज़ ना होने की वजह से, जिसकी वजह से जानवर बहुत तकलीफ में जाता है। और उसके बाद जो मोस्टली कसाई तबका है, बड़ा जानवर का हो या छोटे जानवर का हो, ये लोग अपना, इन लोगों की ऑलरेडी बुकिंग होती है, ये अपना टाइम बचाने के लिए जानवर को हलाल से हराम कर देते हैं, जिसका ऑनर को पता ही नहीं लगता। मोस्टली लोग जो बहुत ज़्यादा जो मम्मी डैडी टाइप लोग हैं वो आते ही नहीं किस वक्त कुर्बानी हो रही है, कसाई आया उससे कुर्बानी करके गोश्त बना के घर पहुँचा दिया, अंदर भेज दिया, ज़िबा हो गया। जिस वक्त आप तकबीर पढ़ के छुरी फेरते हैं तो एक हद तक लिमिट है छुरी के ज़िबा करने के अंदर, उतारने की गर्दन तक। हमारे जो कसाई तबका है जो प्रोफेशनल भी हैं वो जानबूझ के हराम मगज़ की बत्ती को काट देते हैं। जो आपका निरखड़ा कटता है, जो बड़ी शाहरगे हैं, सिर्फ वही कटनी चाहिए। उसके बाद जहाँ पे आपकी गर्दन की हड्डी शुरू होती है उसके ऊपर आपने छुरी नहीं फेरनी। सही। मोस्टली कसाई लोग वहाँ पे छुरी फेर के गर्दन को झटका देते हैं और छुरी की जो चोंच होती है वो उस गर्दन के अंदर मारते हैं खड़ा करके, जिसकी वजह से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बॉडी के साथ कनेक्शन खत्म हो जाता है। सही। जिस जानवर ने हलाल तरीके से ज़िबा होने के बाद 10 से 15 मिनट लेने हैं, उसका खून जिस्म से निकलने का अमल जो है उसको 10 से 15 मिनट लगते हैं। जब आप वो प्रॉपर्ली नहीं करेंगे, जल्दबाजी में वो हलाल से हराम हो जाएगा, उसको झटका कहा जाता है। ये हमारे उल्मा को जो खुतबा दे रहे होते हैं उनको बताना चाहिए कि ज़िबा करने का तरीका क्या है, जो कि नहीं बताया जाता। और वो हलाल से जानवर, ये यहूदी इस किस्म का करते हैं तरीका। और जानवर जहाँ 15 मिनट लगने हैं वहाँ जानवर 1 मिनट भी नहीं लगता, क्योंकि पूरी बॉडी से खून का अखराज नहीं होता। जब जानवर का कनेक्शन ब्रेन से ख़त्म हो जाता है बॉडी का, उसके अंदर से दिल की धड़कन ख़त्म हो जाती है। जब तक दिल चलता रहता है वो बॉडी के अंदर से पूरे एक एक रग से खून निकाल के बाहर आपके फर्श पे आ जाता है। जब प्रॉपर दिल जब काम करना ही ख़त्म कर जाएगा, जब मूवमेंट ही नहीं रहेगी, बॉडी की सर्कुलेशन ख़त्म हो जाएगी खून की, तो वो खून जिस्म के अंदर एक तो खून का रंग लाल होगा, ठीक है, उसके अंदर गुलाबीपन नहीं आएगा, वो सुर्खी माइल होगा, प्रॉपरली स्लॉटर नहीं हुआ होगा वो जानवर। उसके अंदर आपको स्मेल आएगी गोश्त में से, जो हालात प्रॉपरली तरीके से जानवर नहीं हुआ होता। उसी खुशबू, वो टेस्ट, वो ऑर्डर ही नहीं निकलता, अरोमा ही नहीं निकलता गोश्त का, कच्चे का भी, जो हलाल जानवर का होता है। तो ये हमारे खुद कोस्टली, अगर आप खुद ज़िबा नहीं कर रहे तो जो हमारे कुर्बानी करने वाले भाई हैं वो अपने जानवरों को अपने सामने, आंखों के सामने ज़िबा करें, और कसाईयों का तसल्ली से ज़िबा करें। जल्दबाजी में काम अपना जानवर अपना हलाल से हराम मत करें। या आप यहूदी मोस्टली क्या करते हैं कि जानवर क्रश में लगाते हैं, ऊपर से ब्लेड चलाते हैं, जानवर खत्म हो जाता है, खून गर्दन आगे चली जाती है, जानवर पीछे चला जाता है। तो आप, हम जो बीइंग अ मुस्लिम, जल्दी के चक्कर में
जो तरीके हलाल है उसको उसी नीचे से तरीके उल्टा चला दे, जानवर वो जो है खत्म हो जाता है, वो करना हलाल जानवर नहीं रहता, सही। वो जानवर हराम हो जाता है हमारा, वो कुर्बानी का मकसद खत्म हो जाता है हमारी। इतने छोटे छोटे जो अभी चीजें हैं उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये सबसे ज्यादा देखिए, कुर्बानी हमारा एक हाँ। सुन्नत तरीका है, ये हमारा एक सिर्फ कुर्बानी गोश्त खाने का नाम नहीं है, ये एक जज्बा है, एक मोहब्बत है, एक उनसियत है, अल्लाह ताला के साथ अपने माल का हिस्सा देना है ना, उसको तरीके से इस्तेमाल करें। अच्छा, हलाल जानवर को हलाल करें, जानवर का और एक अच्छी उसका ख्याल रखना, और कोशिश करें कि प्रोफेशनल तरीके से जानवर को हलाल करवाएं, और जो भी नए जो नौ सीखे होते हैं उनसे अवॉइड करें। हम खुद बुलाते हैं, उसके बाद कचरा करते हैं, उसको कोसते भी हैं और साथ भगाते हैं, और वो आपका जानवर हलाल से हराम करके चला जाता है। सही, मतलब ये एक बेहतर है कि आप प्रोफेशनल्स को बुलाएं, लेकिन प्रोफेशनल्स को ना भी बुलाएं तो कम से कम स्लाटर जो है आप ज़िबा करना चाह रहे हैं तो आपको भी वो तरीकेकार जो है वो पता होना चाहिए। और ये उलमा को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मसाजिद में जिस वक्त आप खुतबा दे रहे होते हैं उसके बाद जो आप बाकी तकरीरें करते हैं, जो तरीकाकार है उसको जरूर बताएं, ताकि आपका जानवर पूरी दुनिया मुस्लिम उम्मा का ये एक बहुत बड़ा मसला है जो आम बंदे को इस चीज का नहीं पता। सही। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी, बुशरा हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैम, मुझे बस पूछते हैं कि ये जो आजकल बीमारी चल रही है जानवरों में, आजकल जो हम अब परचेज करने जा रहे हैं जानवर, तो स्किन के ऊपर जो वाइट डॉट्स हैं, तो क्या वो ठीक है? वाइट कलर के डॉट्स? जी जी। बड़े किस जानवर की बात कर रहे हैं? कौन से जानवर की बात कर रही हैं आप? जी, स्किन पर बड़े जानवर की बात कर रही हैं। लिम्प स्किन की बात कर रही है। ठीक। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है जी। ये प्रॉपर जो ये प्रॉब्लम है, ये वायरल प्रॉब्लम है, एक से दूसरे को कंटेजियस है। डिपार्टमेंट हमारा बहुत, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट इस पे सुबह शाम बड़ी मेहनत के साथ और हमारे डॉक्टर्स बड़े लगन के साथ इस पे काम कर रहे हैं। इसके लिए प्रॉपरली वैक्सीनेशन हो रही हैं, क्योंकि वबा है तो ये फैलती है। इस पे मोस्टली स्किन का एरिया इफेक्ट होता है, जो जिसके ऊपर धड़प्पड़ या दाने से आपको मोस्टली देखने में नज़र आ रहे हैं, तो स्किन का एरिया इफेक्ट होता है। ये अगर हम खाल उतार लेते हैं तो जिसे हम उसके अंदर थोड़ा सा जो नीचे वाला स्किन का एरिया है, जिसे हम क्या कहते हैं फेशिया कहते हैं, वहाँ तक डेवलप होता है। अदरवाइज विद द पैसेज ऑफ टाइम अपना टाइम टेन्योर पूरा करके ख़त्म हो जाता है। तो ये गोश्त नुकसानदेह नहीं है, हम खा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट सा है, मैं ये चाहूँगी कि आप इसका मैसेज भी दें और ये भी बताएं कि हम इन चीज़ों से बाहर कैसे निकल सकते हैं, एहसास महरूमी से। देखिए, ये एक दिन की प्रैक्टिस तो नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलें, और ये पूरी प्रैक्टिस है। पहले तो आपको ये शऊर हासिल हो कि आपके जो नाखुशगवार ज़हनी हालत है या दिमागी कैफियत है, उसको आप शऊरी तौर पर एक्सेप्ट करें कि मैं एहसास महरूमी का शिकार हूँ। और आप जिन अमराज, यानी सबसे बड़ा जो मर्ज पैदा होता है वो ब्लड प्रेशर का मर्ज होता है, ज़हनी तनाव पैदा होता है, और फिशार खून जिसको आप कहते हैं, बुलंद फिशार खून। तो उस मर्ज से निकलने के लिए कि आप किसी मॉलेज से कंसल्ट करें और वो ये तशखीस करें कि आप में ये तकलीफ है, ये बीमारी है, ये इंसानी कैफियत है जो गलबा पा चुकी है, और आप एहसास महरूमी के दलदल में धंसते जा रहे हैं। आपको इससे निकलने के लिए किसी मॉलेज को कंसल्ट करना चाहिए, और खुद को इस नाखुशगवार ज़हनी कैफियत से निकालने के लिए कुछ प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। मसलन आप अपने आप को अच्छे ख्याल की तरफ ले जाएं, हेल्दी एक्टिविटीज, आप अपने आप को ना कुदरत के करीब ले जाएं, और आप जो शिकायत करते हैं, यानी इसमें ना जो मैं लोगों को समझाता हूं कि आपकी जो नाअहलियां है ना, जो अपनी कमी है ना, कोताहियां, उसका अदराक सबसे पहले हासिल करें। अगर आप एहसास महरूमी से निकलना चाहते हैं, आप देखें मुझसे क्या क्या कोताही होती है, मैंने कहाँ कहाँ नाअहली का, यानी मैं वक्त पर नहीं पहुंचता, मैं किसी इम्तिहान की तैयारी ही सही नहीं करता, मैं घर से निकलते अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी, ID कार्ड भी, ATM कार्ड भी नहीं उठाता, और फिर मैं एहसास महरूमी का शिकार होता हूं। अपनी नाअहलियां, कमजोरियां, कोताहियां, उनका अदराक करें, ये शऊरी तौर पर तस्लीम करें कि आप एहसास महरूमी का शिकार हैं, और फिर मौलिक से कंसल्ट करें। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का हमारे गेस्ट बने और हमारे शो में आए। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। उनका थोड़ा सा पहले इस तरह तारुफ करवा देती हूँ कि जनूबी पंजाब का एक नाम रोशन करने वाली आज एक स्टार हमारे साथ मौजूद हैं। आयरन लेडी हैं, स्पोर्ट्स वूमेन है, रक्षंदा जबी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप रक्षंदा? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इसलिए बता दूं कि इन्होंने कहाँ विन किया है। तो थल जो जीप रैली 2020 हुई उनमें इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की। देरा जात जीप रैली उसमें इन्होंने 2022 में सेकंड पोजीशन ली। सिर्फ एक 1.5 मिनट का, हाँ, देरा जात में 1.5 मिनट का फासला था। और इसके साथ जो है स्पीड फीस लाहौर में इन्होंने सेकंड पोजीशन ली और वहां पर इनका सिर्फ 24 सेकंड का फासला था जिस पर इन्होंने बिल्कुल वो 24 सेकंड नहीं भूलते हाँ, वो 24 सेकंड इनको नहीं भूलते। और माशाल्लाह बहुत अच्छी दोस्त हैं, बैंकर भी हैं, स्पोर्ट्स वूमेन भी हैं, हर चीज को ना मैनेज करके चल रही हैं। आज इनसे जानेंगे कि किस तरह खवातीन, वो कहते हैं ना, कभी भी किसी भी चीज में पीछे नहीं रहती हैं। अब तो मर्द के शाना बशाना होकर जो है वो हर चीज में हिस्सा भी ले रही हैं, काम भी कर रही हैं और बहुत अच्छे से अपने घर को भी मैनेज कर रही होती हैं। और इसके साथ ही हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी मोहम्मद अरसलान खान, जो कि साइबर क्राइम लॉज एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। आज हम अरसलान से जानेंगे साइबर क्राइम के हवाले से, जिस तरह अभी आजकल हम बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं, जो खवातीन हैं उनको हिरास किया जाता है। सेकेंडली हमारे जो अकाउंट्स हैं वो हैक हो जाते हैं, किस तरह हम इन चीज़ों से निकल सकते हैं, फेस कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। अच्छा रक्षंदा, क्या हालचाल है? ठीक ठाक हैं जी? क्या हो रहा है आजकल? बस बैंकिंग चल रही है एज यू नो, और इसके अलावा स्पोर्ट्स वगैरह तो अभी थोड़ा सा, क्योंकि रैलीज अभी हमारी स्टार्ट नहीं हुई है। हमारा अगस्त से सीजन इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। तो बाकी जो है वो जिम और दूसरी बैडमिंटन वगैरह चल रही है, नॉर्मल चल रही है। अच्छा, कैसे शौक हुआ कि आप इस तरफ आई? आपने कहा कि बहुत सारी खवातीन जो है वो वैसे भी ड्राइविंग करते हुए ना थोड़े कतराती हैं, लेकिन इस तरह जीप रैली में जाना, पार्टिसिपेट करना, विन करना, थोड़ा सा हमें हमारे नाज़रीन को बताइए। हाँ जी, शौक तो मुझे शुरू से था स्पोर्ट्स का। मतलब मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में भी रीजन मुल्तान की तरफ से भी खेलती रही हूँ। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लोधरा से मैं कैप्टन थी अपनी टीम में, और बाकी एथलीट भी रही हूँ। डिफरेंट मतलब तमाम स्पोर्ट्स, कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सब में पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा फिर इसका शौक जो है वो एडवेंचर करने के लिए बस वो गए और वहां देख के ये लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए। तो उसके बाद मेरी 2019 में पहली रैली थी और फिर कंटिन्यू उसके बाद तो अब माशाल्लाह प्रॉपर मैंने क्लब ज्वाइन किया हुआ है। मैक्सटर्ड के नाम से क्लब है हमारा, उसकी तरफ से खेलती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब बैंक भी मेरे साथ स्पॉन्सर में आ गए हैं, तो वो भी मुझे प्रेजेंट करती हूँ बैंक को अपनी। मतलब ये हमारे सामने जीता जागता, यूँ समझ लेना, हमारे सामने मिसाल है कि और खवातीन जो है वो कोई भी ऐसा काम है वो नहीं कर सकती, क्योंकि नामुमकिन नहीं है, हर काम कर सकती है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मैं एक्चुअली आपको पता ही है, क्योंकि हम लोग एक ही डिपार्टमेंट में होते हैं। बाज़ दफा मेरे पास जब टाइम होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करनी होती हैं, तो मैं होस्टिंग करती थी। तो उसमें मैं होस्टिंग के दौरान मैं बोल रही होती थी कि खवातीन को आना चाहिए इस शोबे में। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद क्यों नहीं पहले जाऊं। जब तक हम लोग खुद नहीं कोशिश करेंगे तब तक हम दूसरों को कन्विंस नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे। तो सोचा ये जाता था कि रैलीज में नहीं जाया जाता, या ऑफ रोड रैलीज, या गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल काम जब मर्द कर सकते हैं और औरत ना करे मुकाबला, तो फिर बात नहीं होती। मुकाबला सख्त था खवातीन का और मर्दों का। तो उस दौरान ही बस ये शौक हुआ और मौका मिला। मुस्तफ़ा भाई का बहुत शुक्रिया, उनका नाम मैं हमेशा हर जगह पे जरूर प्लेटफॉर्म पे लेती हूँ, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम गाड़ी उन्होंने अपनी गाड़ी दी थी। बिकॉज हम लोग सैलरीड पर्सन है, आपको पता है इतनी ज्यादा हम लोग ये नहीं अफोर्ड कर सकते। तो इसके लिए स्पॉन्सरशिप वगैरह या हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि ये हमें थोड़ा सा सपोर्ट करे फीमेल्स को आगे लेके आने के हवाले से। लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी रैली इस तरह स्टार्ट हुई। फिर आगे अब मैक्सर्ट है वो साथ लेके चल रहा है। सही है। तो जब पार्टिसिपेट किया तो कितनी खवातीन आपके साथ थी? स्टार्ट में तो मैम तुष्ना पटेल हैं, सलमा मरवत हैं और दीना पटेल, मतलब काफी, अब तो फीमेल्स बहुत ज्यादा हो गई हैं। पहले जो था वो 4, 5, 6 फीमेल्स होती थी, 4, 5 बस इतनी होती थी। अब हम 9 रजिस्टर्ड फीमेल्स हैं माशाल्लाह। अच्छा, और इसके अलावा भी जैसे लाहौर में हुई थी तो उसमें कुछ 2 फीमेल्स लोकल, वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनका फर्स्ट टाइम था, लेकिन वो हम 9 से 11 हो गए। तो इस तरह बढ़ती जा रही है, लेकिन रजिस्टर्ड हम 9 फीमेल। और आप देख रही हैं कि खवातीन का रुझान बढ़ रहा है, इस तरफ रैली की तरफ भी आ रही हैं और इस तरह पार्टिसिपेट कर रही हैं। बिल्कुल सही। रक्षंदा से और भी जानेंगे इनके बारे में। सबसे पहले तो आसान ये जान लेते हैं, आजकल आप देख रहे हैं कौन से केसेस जो हैं वो ज्यादा हो रहे हैं साइबर क्राइम के हवाले से? मैडम पहले क्राइम को डिफाइन कर दूं मैं आपके सामने कि एनी गिल्टी एक्ट विद गिल्टी माइंड
इज क्राइम, ठीक है। अब अगर हम साइबर क्राइम्स को देखें तो कोई भी गिल्टी एक्ट विद गिल्टी माइंड विद द सपोर्ट ऑफ इंटरनेट इज साइबर क्राइम, ठीक है। ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑफेंसेस आर क्राइम सिंपल और कौन से साइबर क्राइम्स हैं। ऐसा कोई भी क्राइम जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया हो, कोई गैजेट्स वगैरह लाइक लैपटॉप वगैरह, मोबाइल फोन्स वगैरह यूज किए गए हों, ये साइबर क्राइम के जिम्मे में आता है, ठीक है। इसकी जो डोमेन है मैडम, ये FIA के पास है, FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी एक साइबर क्राइम विंग अलग बना दी गई, ठीक है। ये आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में लाइक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा है, हाँ। और एजुकेशन जो है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ी अनफॉर्चुनेटली जितनी बढ़नी चाहिए थी। हर बच्चे के हाथ में सेल फोन्स भी आ गए, दैट वाज समहाउ द नीड ऑफ द टाइम एज वेल, ओके। और कोई एजुकेशनल पर्पसेस के हिसाब से भी बच्चों के पास सेल फोन्स वगैरह आ गए, सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बन गए, यूट्यूब, फेसबुक, मतलब इस तमाम चीजों पे एक्सेस भी हो गई बच्चों की। अब उसमें कुछ बच्चे तो समझदार थे, या मतलब जिनके ऊपर पेरेंट्स का चेक था, कुछ ऐसे थे जो कॉलेज गोइंग थे लाइक टीनेजर्स जिनके ऊपर चेक नहीं था। तो ये हुआ कि जो रॉन्ग डूअर्स थे उन्होंने साइबर क्राइम की तरफ फोकस कर लिया, ठीक है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, हसनैन है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? ये तो प्यार आ रहा था केबल बन के लिफ्ट से आ रहा था, उससे एक मोबाइल मंगवाया था, वो मोबाइल उन्होंने 2 नंबर भेजा। ऑनलाइन मोबाइल मंगवाया था, ठीक है। हाँ जी। इसमें ये है कि ये फ्रॉड आजकल बहुत आम हो रहे हैं, ठीक है। किसी भी सोशल मीडिया ऐप के जरिए एक ऐड दे दिया जाता है जिसमें सस्ती चीज का झांसा दिया जाता है, ठीक है। बाद में पता, अब आप ऑनलाइन फीमेल के लिए भी काफी ये है कि कुछ मतलब एक जो किसी ब्रांड से उन्होंने ऑर्डर किया लाइक दैट्स नॉट अ रजिस्टर्ड ब्रांड, ओके, और उन्होंने वो जो चीज ऑर्डर की तो वो कुछ और ही निकल आया। अच्छा, ये तो मोस्टली अब ये चीजें देखने में आ रही हैं, आप जो चीज ऑर्डर करो। यू पीपल आर सपोज्ड टू रिपोर्ट द मैटर टुवर्ड्स साइबर क्राइम, ठीक है। मुल्तान में इसका ऑफिस जो है वो शालीमार कॉलोनी गली नंबर 3 में है, ठीक है। आप इसमें एक रजिस्टर्ड मतलब लाइक आप एक ईमेल के जरिए भी आप इनको ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका ऑफिस शालीमार कॉलोनी गली नंबर 3 में है, जहां पे आप एक रिटन एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। उस रॉन्ग डूअर ने जो बेनिफिशियरी होगा उसका जैज कैश, इजी पैसा या किसी भी तरह से उसने जो पैसे रिसीव किए होंगे उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा और आपकी पेमेंट रिसीव मतलब रिवर्स करवाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। जी। अच्छा, कोरियर के पास उनका डाटा मौजूद होता है तो फिर ये रजिस्टर्ड नहीं होगा क्या? मैडम इसमें अब कोई भी बंदा, अब होता ये है कि जैसे उसने कोई एड वगैरह बना ली, डिलीवरी हो रही है तो ऑब्वियसली बस वो उन्होंने एक अनरजिस्टर्ड कोई मतलब जरिए। अब ये कैच कैसे होते हैं? ये होते हैं कि जो बेनिफिशियरी जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं, दैट पर्सन इज द बेनिफिशियरी ऑफ दैट अमाउंट, ठीक है। ठीक है। तो वो असल, क्योंकि पैसे तो उसके अकाउंट में गए हैं। जैसे अभी हम डिलीवरी पे जब आती है तो आप जाहिर सी बात है आप कैश देते हैं ना, आप बहुत मोस्टली लोग जो है वो आप कैश देते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने कार्ड से जो है वो पे कर देते हैं। जाहिर सी बात है जो आप समझते हैं कि हाँ ये एक ऐसा है ऑनलाइन, यहाँ से हम चीजें ब्रांड है, यहाँ से हम मंगवा सकते हैं और हमें वही चीज मिलेगी जो हम ऑर्डर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं वो तो हम लोग उनको नहीं समझ में नहीं आ रहा होता, तो फिर किस तरह हम उन चीजों मैडम इसी को रिपोर्ट करके, क्योंकि उन्होंने तो वो जालसाजी कर रहे हैं बजरिया ऑनलाइन, मतलब ऐड दिया उन्होंने ऑनलाइन, ठीक है, पेमेंट उन्होंने इस तरह से रिसीव कर ली, तो नो डाउट वो कोरियर सर्विसेज भी वो मतलब उस एक्ट में वो शामिल हो गई, नो डाउट कि ओके उन्होंने खुद कमिट नहीं किया, उनका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ, तो वो असल मालिक तक पहुंचा देंगी हमें। सही, ठीक हो गया। उनका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली उन्होंने वो पेमेंट रिसीव करने के बाद उन्होंने अगले बंदे को तो डिलीवर करनी है ना, ठीक है। तो द पर्सन हु इज द एक्चुअल बेनिफिशियरी वुड बी कंसीडर्ड एज द क्रिमिनल इन दैट केस। ठीक है। तो फिर कितना टाइम लग जाता है अगर इस तरह की कोई चीज निकल आए और अगर हम उसके खिलाफ जो है एप्लीकेशन भी देते हैं तो फिर अगर उसको रिकवर करने में कितना टाइम लगता है? मैडम एज आई हैव रिपीटेड, आई एम गोइंग टू रिपीट माय वर्ड्स अगेन कि टेक्नोलॉजी जो है वो जल्दी आ गई है, ठीक है, और इसकी जो मतलब एजुकेशन जो तालीम है वो जरा कम है, ठीक है। अब
क्राइम ये जो 2016 में इसका इतना रैपिड अटैक हुआ, मतलब साइबर क्राइम्स का, जो मतलब जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने एक तो इसकी विंग अलग कर दी। पीका 2016, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, इसकी स्पेशल लेजिस्लेशन की उन्होंने, एफआईए की विंग अलग की, ठीक है। अब वही डर था कि ये इतना रैपिड इसकी ग्रोथ होगी कि जिसकी कोई हद नहीं है। इसकी मतलब एक हैरेसमेंट की, फाइनेंशियल क्राइम्स की, इसकी सेवरल मतलब विंग्स आ गई। एज ये जो मोबाइल टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, आप देखें ना, घर बैठे आप बिल्स पे कर रहे हैं, आप अपना मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, आप जनाब अपना बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हैं, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, लाइक ई सहूलत, मतलब व्हाट्सएवर आपकी। अब इसी तरह रॉन्ग डूअर्स ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। अभी भी सेवरल कितनी कंप्लेंट्स मतलब जो है डेली रिपोर्ट होती हैं, ठीक हो गया, कुछ अनरिपोर्टेड रह जाती हैं, मतलब लोग नहीं करते, और कुछ अब उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है। डेफिनेटली स्टाफ थोड़ा अभी एफआईए के पास भी मतलब एक महदूद जराए हैं, तो कोशिश यही की जाती है। नो डाउट जब आप एक मैटर रिपोर्ट कर देते हैं वो क्यू में आ जाता है, क्योंकि रॉन्ग डूअर सिर्फ एक को नहीं कर रहा टारगेट, उसकी जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा है, जो टारगेटेड ऑडियंस है। तो जब भी कोई इस तरह का बंदा हाथ आता है जो रॉन्ग डूअर होता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, तो उससे सेवरल जो इंक्वायरीज हैं वो मतलब एंटरटेन कर ली जाती है, ठीक है। मतलब इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। मेरी मतलब आपके प्रोग्राम के जरिए ऑडियंस से भी मतलब एक रिक्वेस्ट है कि आपने जब भी एफआईए में कोई मैटर जो है वो रिपोर्ट करना है, उसके बाद थोड़ी सी पेशेंट मतलब बिहेवियर रखना है आपने। ये डिजिटल क्राइम है, ये कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब टाइम लग आप सकता है, रिपोर्ट कर दें, आप उसका एमटीएन नंबर या मतलब कोई भी इंक्वायरी नंबर, वेरिफिकेशन नंबर आप अपने पास रखें, उसको लुक आफ्टर करते रहें, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। एफआईए साइबर क्राइम विंग, खासकर अगर मैं मुल्तान की बात करूं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसकी, जो विंग है हैरेसमेंट की, उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर किसी बच्ची का कोई न्यू डाटा, किसी बच्चे का कोई ऐसी मतलब जो उसकी जो मतलब लाइक उसकी जो न्यूडिटी है वो एट स्टेक है और उसकी रेपुटेशन डैमेज हो जाएगी, कोई फर्द वाहिद उसको ब्लैकमेल कर रहा है या कर रही है, तो सबसे पहले उसको ट्रिगर करें, ठीक है, ठीक हो गया। तो हैरेसमेंट के केसेस में सीधा रेड कंडक्ट किया जाता है कि अगर ये पता चल जाता है कि कोई फर्द वाहिद मतलब सेक्सुअली मतलब ब्लैकमेल कर रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है, मतलब मिलने पे मजबूर कर रहा है, या कोई भी इलीगल डिमांड कर रहा है, तो उसको मतलब मैं आपके प्रोग्राम के जरिए ये मैसेज देना चाहूंगा तमाम वालिदैन को, उनके बच्चों को, भाइयों को और बहनों बेटियों को जो तालीमी इदारों में पढ़ रही हैं, कि अगर कोई फर्द वाहिद आपको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई डेटा, अब चाहे वो एडिटेड है, चाहे वो मोहब्बत के झांसे में आके आपने दे दिया या किसी भी तरीके से, अगर कोई किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग हो रही है, तो आपने उसको एफआईए साइबर क्राइम विंग को रिपोर्ट करना है। विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, उस रॉन्ग डूअर को गिरफ्तार किया जाएगा, तमाम डेटा न्यूड जो है वो उससे रिकवर किया जाएगा, और उसके बाद उसको फिर सजा भी जी ठीक है, इसकी सजा पे भी लाजमी आपसे बात करेंगे। रक्षना, क्या समझती हैं, खेलों को किस तरह फरोग लगता है, किस तरह खवातीनों को सामने खवातीन को लाया जा सकता है? बेसिकली तो हमारे स्कूल्स हैं जो बेसिक इसमें एजुकेशन भी स्कूल की तरफ से ही होती है, और स्पेशल पेरेंट्स को भी इन चीज़ में थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आजकल मैं अब अगर अपने घर से भी बात करूं तो भतीजे और भांजे इन सबको देखती हूं तो वो वाली जो स्पोर्ट्स हम लोग अपने बचपन में करते थे वो अब नहीं है। मतलब हम खेलते थे, गली मोहल्लों में खेल लेते थे, या क्रिकेट खेलते थे, या हमारे पास इतना सहन गांव में या घर की गली में इतना होता था कि हम लोग वो उस कोई ना कोई ऐसी स्पोर्ट्स कर लेते थे जिसमें हम लोग अपनी सेहत को भी साथ साथ देख रहे थे। आजकल ये सब नहीं हो रहा है। हमारे घर के बच्चे हैं, मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, मोबाइल में गेम चल रही है, और इसके अलावा कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं है। ये पेरेंट्स अगर चाहेंगे वो स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ फिर स्कूल जो है वो दूसरी एक्टिविटीज तो करवाते हैं, लेकिन अब स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज उतनी नहीं हो रही हैं जिस तरह हमारे दौर में होती थी। तो वो इस तरह हम लोग आगे ला सकते हैं। तो अब तो हमारे लड़के इतने पीछे हो गए हैं, लड़कियों को आगे लाने में टाइम लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जब आपने रैली स्टार्ट की तो क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो अपना खौफ खत्म किया था, क्योंकि डेथ रोड कहलाया जाता है बेसिकली। तो इसमें आपसे जब लिखवाया जा रहा था या आपसे साइन अप ले रहे थे, अंगूठा लगवाया जा रहा था कि इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट और एनी डेथ, और कोई भी आपका इदारा जो है
वो इसका जिम्मेदार नहीं होगा। तो वो तो आप सब यूं समझ लें कि जैसे आप गाड़ी में बैठते हुए ही सब कुछ आप अपनी जिम्मेदारी को खुद ही जा रहे हैं। सही है। तो सबसे पहले तो वो खौफ को खत्म किया था सबसे पहले, और उसके बाद क्योंकि हम ऑन रोड जो है बेसिकली ये भी एक एजुकेशन है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है कि बाकायदा तौर पर किसी को ड्राइविंग स्किल्स नहीं सिखाए जाते, किसी इदारे के थ्रू नहीं सिखाए जाते। अगर घर में अब्बा के पास गाड़ी है, भाई के पास है या हस्बैंड के पास है तो उन्होंने औरतों को सिखानी है। वो खुद भी पता नहीं उनका लाइसेंस सही बना हुआ होता है या दोस्तों से ही सीखी हुई होती है। तो एक्चुअली जो है अगर लाइसेंस आपका एक्चुअल है और आपने किसी इदारे से सीखा है तो आपको रोड पे चलाते हुए गाड़ी डर नहीं लगेगा। फिर ऑफ रोड तो वैसे ही मतलब आपका डर इतना नहीं होता क्योंकि आप ऑन रोड जब आपको स्किल्स सारी पता होंगी ना, कंफर्म होंगे कि आपने किस तरीके से बैलेंस करके चलना है, गाड़ी लेन क्या है, लाइन में क्या फर्क है, आपको सिग्नल्स के इशारे, इन सब चीजों का पता होना चाहिए। तो उसके बाद ही आप जो है वो जब ऑन रोड गाड़ी अच्छी चला सकेंगे तो ऑफ रोड तो फिर कितनी प्रैक्टिस की जरूरत होती है? आखिर ऑफ रोड गाड़ी चलाना एक मुश्किल काम है। बिल्कुल, फिर आपकी गाड़ी खराब हो सकती है, आपकी गाड़ी को कोई भी आपको नुकसान पहुंच सकता है। पंजाब में हमारे लिए ब्लेसिंग है सबसे बड़ी कि हमारे पास थल भी है, चोलिस्तान भी है, सहराएं हैं हमारे पास। वैसे तो पाकिस्तान में सहरा ज्यादा ही है, तो हमारे पास ये ब्लेसिंग्स हैं। तो हम लोग नॉर्मली जैसे सैटरडे संडे ऑफ होता है तो फ्रेंड्स वगैरह वैसे ही निकल जाते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर ली, कुछ नॉर्मली। लेकिन रेस से अप्रोक्स 10 डेज बिफोर जो है वो हम लोग वहाँ पे रेकी करते हैं। जो हमारा मैप होता है उसके मुताबिक हम लोग, क्योंकि हमें एक हफ्ता पहले जो है वो मैप उसको क्लियर कर दिया जाता है, तो उसके बाद फिर हम वो मैप की प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, होता नहीं भूल भी जाते हैं लोग कि कौन सा रास्ते पे जाना है, किस रास्ते से निकल के आपने अपनी मंजिल तक पहुंचना है? ऐसा होता है क्योंकि जितना मर्जी मतलब आप गाड़ी एक स्पीड में है लेकिन नेविगेटर भी होता है हमारे साथ। अब ये आप दोनों की केमिस्ट्री के ऊपर मैच है कि आप उसकी बात सुन रहे होते हो एक्चुअली में। ठीक है, आप सिर्फ चला रहे होते हो, आप उसकी रहे होते हो। ठीक है, तो आपने देखना भी है और चलाना है, बाकी रास्ते जो है वो आपको नेविगेट साथ साथ बताता रहता है। लेकिन होता है ऐसा क्योंकि जिस तरीके से मतलब मैप चल रहा होता है, ट्रैक चल रहा होता है, ट्रैक में से दूसरा ट्रैक बन जाता है शॉर्टकट्स निकालने के चक्कर में। लेकिन क्या होता है कि आप अगर हमारे ट्रैक से आउट होते हैं तो उस पर पेनल्टीज हिट होती हैं। इसमें बड़ा ये बैलेंस करके चलना पड़ता है, तो उस चीज को हम शॉर्टकट भी नहीं ले सकते। और अगर हम आउट ऑफ मैप गए हैं तो हमारे वो सेकंड्स काउंट नहीं होते, मतलब वो हमारे लैप्स हो जाते हैं उसमें से। तो हमें वापस उसके ऊपर ही आना होता है, ट्रैक के ऊपर। फिर दोबारा से जो है आपने उसको, मतलब वो हमारी काउंटिंग उसके अंदर जो है वो हमारा टाइम तो काउंट हो रहा है ना, तो फिर तो हम मतलब उसमें हार गए। अच्छा, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है कि आपने इतनी देर में अपनी वहां पहुंचना है? एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर यूं होता है, क्वालिफाइंग राउंड होता है जिसमें हम लोग जो सिलेक्शन होती है बेसिकली के 4 कैटेगरीज हैं, तो उसमें से हर कैटेगरी की अपनी अपनी बारी आती है। उसमें डिपेंड करता है जो अपना कम से कम वक्त में उस 2 किलोमीटर का ट्रैक होता है, 1.5 किलोमीटर का होता है जो क्वालिफाइंग राउंड में पहले दिन हम लोगों को मिलता है। तो उसमें जिसने कम से कम वक्त में वो क्वालिफाइंग कर लिया, अगले दिन सबसे पहले गाड़ी उसकी होगी और 3 मिनट या 4 मिनट के वक्त के बाद दूसरी गाड़ी रवाना की जाती है। तो उस टाइम को बैलेंस, उसके 4 मिनट भी हमने वो करने हैं साथ में और अपना टाइम भी मार्जिन ज्यादा वो करना है, ये होता है। अच्छा, फिर कभी ऐसा हुआ कि गाड़ी खराब हो गई जब अभी आप पार्टिसिपेट? जी बिल्कुल। तो फिर क्या करती हैं कि बंदा वैसे ही होता है कि एक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना, आपका मेंटली प्रेशर होता है कि आपने विन भी करना है, आपने गाड़ी भी तेज चलानी है और अपने ख्याल भी रखना है। बिल्कुल। इसमें आगे क्योंकि जब हमारे आगे कोई गाड़ी होती है तो वो इतनी धूल और मट्टी होती है, बेसिकली नजर नहीं आ रहा, टोटली बंदा ब्लैंक हो जाता है उस टाइम पे। तो हमें उस गाड़ी को भी मेंटेन करके चलना होता है। और क्योंकि इसके इतने शॉर्ट टर्न होते हैं और मतलब उसमें गाड़ी उलटने का भी खतरा होता है। कई एक्सीडेंट हुए हैं। लास्ट में ये देरा जात में हमारी बहुत अच्छी फीमेल ड्राइवर हैं रुबाब, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। वो दोनों बहनें हैं, गाड़ी नेविगेटर भी उनकी बहन बैठती हैं और वो खुद गाड़ी चलाती हैं। रुबाब तो उनकी सिस्टर जो है वो जिस तरफ गाड़ी मतलब उनका ब्रेक डाउन हुआ और वो गाड़ी उल्टी है तो उनका लेफ्ट बाजू जो है वो टूट गया। तो उसके बावजूद उन्होंने रेस कंप्लीट की। गाड़ी भी बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत का मुजाहिरा किया ना। तो हमारी फीमेल्स बहुत करेज वाली हैं और अभी मजीद भी आ रही हैं। तो इंशाल्लाह अब आगे आप देखेंगे कि मीडिया अगर इसको मजीद लेके आएगा हमारी रेसेस को सामने, तो एब्सोल्युटली ये बहुत जो है वो जबरदस्त खवातीन जो है वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। अच्छा जी, मजीद भी इनसे चिट चैट का सिलसिला जारी रहेगा। अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रक्षंदा हमारे साथ मौजूद हैं और अरसलान खान भी हैं। अच्छा, जिस तरह हिरासमेंट की हम बात कर रहे थे, बहुत सारी हमारी खवातीन ऐसी हैं जो सामने नहीं आती। बहुत सारे केसेस हमारे ऐसे हैं जो यूँ समझ लेंगे हिडन है,
बहुत कम लोग होते हैं जो फिर हिम्मत का मुजाहरा करते हैं, उनकी फैमिली भी सपोर्ट करती है तो वो लोग केस को आगे लेकर चलते हैं। वरना मोस्टली हम ये देखते हैं हरासमेंट के केस में चीज़ें जो है वो हमारी दब जाती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक लड़की का मामला होता है तो उसमें तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे मुआशरा जो है वो किस तरह का रोल प्ले कर रहा होता है, तो ये चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि किस तरह ख़वातीन को जो है वो इसका सामना करना चाहिए और जो गलती कर रहा है उसको उसके अंजाम तक पहुँचाना चाहिए? अभी ज़माना वो नहीं रहा कि जिसमें वुमेन को ये मैसेज दिया जाए कि आप खामोश हो जाएं, क्योंकि जितनी कोई भी लड़की, बच्ची, बहन, बेटी खामोश होगी, रॉन्ग डूअर उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, तो मेरा तो मैसेज यही होगा उन बच्चियों को, उन विक्टिम्स को और उनके पेरेंट्स को कि अगर कोई बच्चा, बच्ची, अच्छा आजकल ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, एकेडमीज में, ठीक है, कोई भी तालीमी इदारा, आई विल नॉट नॉमिनेट एनी नेम, वहां पे इस तरह के मैटर्स बहुत हो रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चियों की भी गलतियां होती हैं। ठीक है, आई नो, आई एडमिट दिस फैक्ट कि जो आज सोशल मीडिया की वजह से अब जो माहौल बना हुआ है, मतलब इसकी जो मतलब जैसे यूजेस हैं तो अब्यूजेस भी हैं, तो ये एक उसमें से एक है। ठीक है, थोड़ी मॉडर्निटी को फॉलो करने के चक्कर में आप जो हैं या अपने दिल का हाल लेने देने के चक्कर में, ठीक है, आप ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, जिससे आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी ऐसे फर्द वाहिद को, आइदर इट्स मेल और अ फीमेल, आई विल नॉट डिफरेंशिएट, आप उसको दे बैठते हैं। उसमें चाहे आपका कोई पर्सनल डाटा है, आपकी तस्वीर हैं, आपकी कोई वीडियोस हैं या आपके कोई हैप्पी कैप्चर्ड मोमेंट्स हैं। ठीक है ना, तो वो चीज जो है कल को आपके लिए मतलब बहुत मसाइल का मतलब आपको सामना करना पड़ता है। और अब कुछ ऐसा हो गया है, अगर बच्ची से, किसी बच्चे से गलती हो गई है, ठीक है, तो उसको चाहिए कि वो उसको रिपोर्ट करे। ठीक है, अच्छा FIA साइबर क्राइम विंग में जो विक्टिम की जो आइडेंटिटी है वो उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता। ठीक हो गया, और रॉन्ग डूअर को गिरफ्तार करके उससे तमाम न्यू डाटा वगैरह रिकवर कर लिया जाता है। ठीक है, तो मैं आपके चैनल के तवस्सुस से उन तमाम विक्टिम्स को ये मैसेज देना चाहूंगा कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग, हैरेसमेंट को आप रिपोर्ट करें। ठीक है, आप जब रिपोर्ट करेंगे आपका मैटर एक एजेंसी के पास चला जाएगा। ठीक है, अब वो रॉन्ग डूअर कितना भी ब्रेव क्यों नहीं है, वो जस्ट प्रिटेंडिंग लाइक, वो सामने बास टाइम सामने आ रहा होगा, बास टाइम सामने नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो FIA साइबर क्राइम विंग उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाते हुए उसको ना सिर्फ ट्रेस करेगी, उससे तमाम तरह डाटा, उसका बैकअप वगैरह जो भी है वो रिकवर कर लिया जाएगा। अच्छा, फिर इसकी क्या सजा होती है जो हरासमेंट में जिनको आप पकड़ लेते हैं, फिर उसके कितने साल की या कितने माह की उसको सजा सुनाई जाती है? इसमें मैडम 3 सेक्शंस जो हैं वो लागू होते हैं, सेक्शन 20, 21 एंड 24P का। इसका जो सबसे हीनियस सेक्शन है लाइक दैट इज 21P का। ठीक हो गया, अगर मतलब इट्स रिगार्डिंग ऑफेंस अगेंस्ट द डिग्निटी एंड मोडेस्टी ऑफ द नेचुरल पर्सन। ठीक है, इसकी जो सजा है वो एज पर द हीनियसनेस ऑफ द ऑफेंस 5 साल, 7 साल और 10 साल तक भी हो सकती है, और इसमें 50 लाख तक जुर्माने भी हैं। ठीक है, 50 लाख तक जुर्माना। और इसमें चूंकि डिजिटल एविडेंसेस होते हैं, ठीक है, ट्रैप रेड किया जाता है, तो कोई अब देखिए ना, फॉल्स रिपोर्टिंग के चांसेस इसमें बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि तमाम तर व्हाट्सएप चैट होती है, कॉल रिकॉर्डिंग्स होती है। ठीक है, और वो तमाम एविडेंसेस जो है वो आपके खिलाफ मौजूद होते हैं प्रोसिक्यूशन के पास। इसमें बल्कि एक और चीज, अब कोई बंदा फर्द वाहिद ये समझे कि मैं किसी बच्ची को या किसी बच्चे को ब्लैकमेल करूंगा एंड आफ्टर दैट मैं कल को कुछ जमानत के लिए जाऊंगा, तो ऑनरेबल कोर्ट्स ने, जो हमारी एपेक्स जुडिशरी है, उसने इस ऑफेंस को, मतलब जो किसी की मोडेस्टी को लेके है, इज्जत और आबरू को लेके है, उसको एक हीनियस ऑफेंस करार दिया। तो बहुत सारे लोग जो है असर रसूख रखते होते हैं, वो भी आ जाते हैं बीच में। जी बिल्कुल, मतलब जाहिर सी बात है, वो भी तो जोर लगा रहे होते हैं ना कि किसी तरीके से इसको सजा ना हो या इसको कोई जुर्माना ना हो और हमारे बच्चे को हम बचा लें। नहीं, इसमें चूंकि ये कोई, मैडम दिस वाज द रीजन बिहाइंड, लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज ने इसको एक एजेंसी को डिप्यूट किया। ठीक है, ये मतलब इसका दायरा कार एक वसी लेवल पे दिया गया। ठीक है, इसकी कॉग्निजेंस उनको दी गई, एक चीज, ताकि वो टेक्निकली, डिजिटली तमाम एविडेंसेस जो है वो कलेक्ट कर लें। ठीक है, इस तरह के ऑफेंसेस में
ऑनरेबल कोर्ट्स की तरफ से जो हमारी लेजिस्लेशन है, ये किसी किस्म के जमानत के मुस्तहिक भी नहीं है, ठीक है, इसको हीनियस ऑफेंस करार दिया गया है। ठीक हो गया? ठीक है। तो ये मतलब ये एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें आपके साथ कोई ऑनरेबल कोर्ट्स कल को कोई लीनियंसी नहीं बरतेंगी, ठीक है, क्योंकि आपके खिलाफ तमाम तर जो शवाहिद हैं वो सफा मिसल पर मौजूद होते हैं। बिल्कुल, मतलब ये है कि चीजों का हम लोग देख रहे होते हैं कि जिस तरह आजकल तो खैर जैसे पहले होता था कि जी खवातीन को ब्लैकमेल किया जाता है, आजकल मर्दों को भी ब्लैकमेल किया जाता है। बिल्कुल, ठीक है, उसके हवाले से क्या है उस थोड़ा सा वो भी इसका, बल्कि टारगेट जो है हमारे जो पॉलिटिकल लाइक सेलिब्रिटीज हैं, हमारी जो बिजनेस कम्युनिटीज के मतलब मेंबर्स हैं। अब होता ये है मैडम, फिर वही बात है, देखें इस सोशल मीडिया के जो अब्यूजेस हैं वो थोड़े से ज्यादा हैं, ठीक है। अब या तो इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बच्चे कर रहे हैं, नो डाउट मिड एज के बंदे भी कर रहे हैं इसको, लेकिन जो इसको 40+ वाले लोग हैं वो भी इसका टारगेट हो रहे हैं, ठीक है। आपको कोई अननोन आइडेंटिटी से मैसेज आ जाता है, आई एम सॉरी टू से दैट कि एक पर्सन ऐसा था, एक ऑर्गेनाइजेशन से था जिसको गोल्डन हैंडशेक मिला, लाइक जिसको मतलब उसकी ग्रेजुटी वगैरह मिली, दैट वाज सम आउट 20-25 लाख रुपीज। उसको इंस्टा से मैसेज आता है को बंदी का, उसको ट्रैप करती है कि जनाब मैं ये करूंगी, लाइक मैं शादी करूंगी आपके साथ, ठीक है, और पता लगता है कि उसको कोई नामी स्कीम के चक्कर में या उसको कोई प्राइस के चक्कर में, कस्टम ड्यूटी की मद में या किसी भी आड़ में उसकी जो जमा पूंजी है जिंदगी की वो ऐंठ ली जाती है, ठीक है ना। और वो बेचारा फिर धक्के खा रहा होता है दर बदर के, वो धक्के खा रहा होता है उन मुल्जमान के खिलाफ जो बेनिफिशरीज हैं, ठीक है। अच्छा, आपके इस मतलब वैसे तो साइबर क्राइम की जो फील्ड है वो बहुत वास्ट है, ठीक है, मैं शायद पूरा दिन भी बोलता रहूं तो वो कम पड़ जाएगी, लेकिन मैं आपके तवस्सुस से ये एक मैसेज देना चाहूंगा ऑडियंस को कि आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका जो बैंक का डाटा है, आपकी कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, एक तो आपने शेयर नहीं करनी, नंबर 1 थिंग। सेकंड थिंग, आपने अपना जो आपसे कोई अकाउंट मांगे कि आप इस अकाउंट में मैंने को पैसे मंगवाने हैं, या किसी भी तरह से ऐसे बंदे को जिसको आप नहीं जानते या जिसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो आपने ऐसी कोई अमाउंट भी अपने अकाउंट में रिसीव नहीं करनी। अगर वो पैसे कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के होंगे तो जनाबे वाला आप उस गवेड़ में आ जाएंगे, ठीक है, आप उस क्राइम का हिस्सा बन जाएंगे। फ्रॉड हो भी बहुत रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैडम और, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर लोग मतलब लाइक ऐसा करते हैं कि सपोज कोई पर्सन गया गाड़ी के टायर डलवाने के लिए, अमाउंटिंग रुपीज 1 लाख 2 लाख, मैडम चूंकि स्पोर्ट्स से हैं, मैं इसी से रिलेटेड बात कर लेता हूँ। तो गाड़ी के टायर डलवाने गया, ठीक है, और टायर डलवाने के बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसने कहा जी आप एक काम करें ना, मुझे ये बताएं कि अपना अकाउंट नंबर दे दे, मैं उसमें पैसे डलवा देता हूँ। वो भी कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है, ऐसा ही होता है ना मैडम। बिल्कुल ऐसे पता ये चलता है कि आपने टायर डाल दिए और उस बंदे ने आपको पैसे आपके अकाउंट में डाल दिए। अब कुछ टाइम बाद ये पता चलता है कि जनाब मैटर रिपोर्ट होता है, अब पता लगता है कि बेनिफिशियरी है जी सो एंड सो टायर शॉप वाला, ठीक है, तो FIA उसको नोटिस कर देगी। अब वो कहेगा जी पर्सन तो मुझसे टायर डलवा के ले गया, अब उसका रिकॉर्ड तो आपके पास है कोई नहीं, ठीक हो गया। तो आपने जब पेमेंट लेनी है, इस चीज को भी वेरीफाई करना है कि आप किस बंदे से पेमेंट ले रहे हैं। खाली मैसेज पे नहीं रहना कि जी मुझे मैसेज आ गया है, ठीक है, वो मैसेज किसके अकाउंट से आया है, क्या उन्होंने कोई अकाउंट हैक करके आपको पैसे दिए हैं, क्या वो चोरी का पैसा है, क्या वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का पैसा है। तो यू हैव टू रिमेन वेरी केयरफुल। जाहिर सी बात है, फ्रॉड के वाकई बहुत ज्यादा आजकल जो है लोग, एक तो जैसे महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़, तो लोगों ने शॉर्टकट ढूंढ लिया। और एक और चीज मैडम, आपके अकाउंट में अगर कोई पैसे वगैरह पड़े हैं, आपने डिजिटल एप्स वगैरह बनाई हुई हैं अगर, तो आप अपने जो बैंक का लेजर है ना, वो आप अपने पास अलग भी बनाएं, ठीक है। देखें, ऐसी भी रॉन्ग डूअर्स के पास एक्टिविटी है, एक्सेस है, ठीक है, कि वो इस तरीके से ट्रैप करते हैं सिस्टम को कि बैंक को भी पता नहीं चलेगा अनटिल अनलेस आप उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे। लेट सपोज आपके अकाउंट में करोड़ों रुपया पड़ा, देयर आर सेवरल पीपल इन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जिनको पता ही नहीं है कि उनके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं। तो अगर किसी रॉन्ग डूअर के हाथ में उसकी कोई इंफॉर्मेशन लग गई है, ठीक है, और वो एजेड है पर्सन 50 to 60 ईयर्स का, वो मदर है या वो फादर है, ठीक है, मतलब कोई दादा दादी है, इस एज का बंदा है, और किसी रॉन्ग डूअर ने उसके अकाउंट को एक्सेस कर लिया, ठीक हो गया, तो मुझे बताएं
उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे अकाउंट से पैसे निकल रहे निकल हैं? गए। बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आजम साहब हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? आजम अजमी, मैं मर्ज कर रहा हूँ। मैं ये अरसलान साहब से मेरा क्वेश्चन है। मैं ये एडवोकेट हूँ। अरसलान साहब, मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज आया है जिसमें उन्होंने मुझे कहा है कि आपके 10 लाख रुपए और एक गाड़ी निकली है। वो मैं आपको वो एज इट इज इसी नंबर पे वो व्हाट्सएप कर रहा हूँ मैसेज। व्हाट्सएप मैसेज है और उसमें उन्होंने मेरे कवाइफ है ना डिटेल्स मांगी है और इस नंबर पे मुझे राब्ता करने के लिए नाउ दिस इज 3 or 4 टाइम्स ये मुझे 4 से 5 मरतबा कहा गया है, लेकिन है ना मैंने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अचानक मैंने आपका देखा है, तो आप काइंडली जरा इसको चेक कीजिए आप। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस रॉन्ग डूअर की अल्लाह जुबान मुबारक करे। ये मैडम वही ट्रैप के तरीकेकार हाँ, है। जीतो पाकिस्तान, लाइक आपका इनाम निकल गया है, ठीक है ना मैडम? इनामी स्कीम आपकी इनामी स्कीम है, गाड़ी निकल आई, आपके गोल्ड आ गया। समहाउ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। आपने किसी अनवांटेड ट्रैप में नहीं आना। आइदर इट इज सम सॉर्ट ऑफ लाइक फाइनेंशियल ट्रैप, आइदर इट इज सम सॉर्ट ऑफ लाइक फ्रेंडशिप ट्रैप। बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये जो टीनेजर्स बॉयज हैं और ये जो बच्चियां हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, मतलब खासकर बच्चों को, कि डोंट बिहेव लाइक शाहरुख खान एंड सलमान खान, ठीक है? आप जो हैं आप जो हैं वही रहें, ठीक है? ये ना हो कि आप इस ट्रैप में आके अपना कोई न्यूड डाटा दे बैठे, ठीक है? और मसाइल आगे मसाइल का बिल्कुल। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे नाज़रीन। अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। रोहिया 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। माजरत के साथ मेरा गला भी बड़ा खराब है। अच्छा रक्षंदा, ये बताएंगे कि महंगा शौक है, अगर आपने जीप रैली पे जाना है, फिर आपने एक गाड़ी तैयार करनी है, प्रॉपर उसका खर्चा है, तब हम देखें तो वाकई आपका लाखों में चला जाता है खर्चा एक गाड़ी को तैयार कर, है ना? अच्छा, करोड़ में चला जाता है, तो इतना महंगा। तो फिर किस तरह आप जो खवातीन हैं वो जाहिर सी बात है कहाँ इतना अफोर्ड कर सकती हैं? फैमिली भी समटाइम्स सपोर्ट नहीं करती, या कोई इस तरह का स्पॉन्सर भी आपको नहीं मिलता जो आपको सपोर्ट कर सके, देन क्या करना चाहिए? बेसिकली इसी चीज़ को ही हम हर जगह प्रेजेंट करने की कोशिश भी हमारी यही है, क्योंकि फीमेल्स काफ़ी हैं जो शौक भी रखती हैं, करेज भी है। लाइक मैं मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी जब, मतलब मेरी अपना पर्सनल यूज के लिए जो गाड़ी है तो वो तो हम ऑफ रोड पे नहीं चला सकते। इसकी तो एक स्पेसिफिक गाड़ियां होती हैं। स्पेसिफिक से मुराद ये कि उनकी मतलब उनको इतना मेंटेन करना पड़ता है, उनको इतना बना के रखना पड़ता है, उनके अंदर शॉक्स वगैरह जो है, टायर्स उनके, शॉक्स, उनकी चीज़ें काफ़ी सारी होती हैं, तो उसकी वाकई मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है और आम बंदा या बंदी ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग पूरी कोशिश यही है कि हमें कोई ऐसा स्पॉन्सर, कोई इदारा स्पॉन्सर करे या गवर्नमेंट कोई ऐसा सेक्टर बना दे जिसमें ऐसी फीमेल्स हों जो इनकरेज करें उनको आगे लाने के लिए। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मतलब लास्ट 16 ईयर से ये रैलीज चल रही हैं, पिछले 16 सालों से, और 16-17 सालों में पाकिस्तान में ये सिर्फ एक चोलिस्तान रैली के नाम से ही बस होता था, जिसको थोड़ा सा नाम दिया हुआ है, और वो नेशनल इंटरनेशनल उसके अंदर रेसर्स आते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा फेमस है। अदरवाइज मैं बताती चलूँ 9 to 10 रिलीज होती हैं पूरे साल में, जो कि अब डिफरेंट जगह पे हो रही हैं। अभी अगस्त या सितंबर में हमारी स्कर्दू में होगी। अच्छा, स्कर्दू में बिल्कुल, और वो डिफिकल्ट भी बहुत कहलाई जाती है, और बड़ा वहाँ का सुना है कि टेम्परेचर भी जो माइनस में होता है, तो बड़ा वहाँ पे मेरा ये फर्स्ट टाइम होगा, इंशाल्लाह मैं जाऊंगी, पूरी कोशिश है मेरी। अब बेसिकली क्या है कि हमें कोई ऐसे इदारे सपोर्ट करेंगे तो ही हम इनकरेज होके आगे जा सकेंगे। तो उसके लिए हम हमारे जितने भी हैं, गवर्नमेंट हो गई या फिर हमारे जहाँ पे हम इदारे जिनमें काम करते हैं, तो वो हमें बेसिकली सपोर्ट करें तो हम इस चीज़ को जरूर फरोग दे सकते हैं। सही। तो आप क्या समझती हैं, घर जैसे आप बैंकर भी हैं, फिर घर को भी मैनेज करना होता है, फिर आप इन चीज़ों को भी साथ कैसे मैनेज कर लेती हैं? टाइम टेबल थोड़ा सा जो है वो उसको पूरी कोशिश करती हूँ कि उसके ऊपर पूरा चलूँ। लाइक एक्सरसाइज भी करती हूँ मैं, उसको भी डिनाई नहीं करती। वो भी बड़ी जरूरी है, ऐसी बात है जी, एक खिलाड़ी को फिटनेस के बगैर वो कैसे रहे? बिल्कुल। और बाकी बैंकिंग सेक्टर तो चल रहा है, वो साथ साथ है, क्योंकि उसको तो हम बिल्कुल भी डिने नहीं कर सकते, उसको छोड़ नहीं सकते।
अपनी जॉब टाइम में मैं इन चीजों को नहीं लेके आती और इन एक्स्ट्रा चीजों में मैं अपनी जॉब को नहीं मदाखलत करती, तो वो दोनों चीजें बैलेंस हो जाती है। वरना होता है ना मेंटली आपका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, आप लाइफ में आप बैंकर हैं तो बैंकर के अपने बड़े मसाइल होते हैं, चीजें होती हैं, चीज कोशिश करना सबसे पहले काम है। अगर हम सिर्फ सोचते रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो जब हम करने की ठान लेंगे तो फिर हमसे सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, आयरन लेडी आपको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? बेसिकली आयरन लेडी मैं ये समझती हूँ कि कोई भी ऐसी फीमेल जो अपने घर को भी मेंटेन कर रही है, अपना जॉब अपना बिजनेस भी मेंटेन कर रही है और साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रही है, तो वो पाकिस्तान की कोई भी फीमेल है वो आयरन लेडी है। तो बेसिकली ये मेरे सेक्टर से ही आपको जो आयरन लेडी का कहा जाता है, अक्सर हम इनको आयरन लेडी ही कहते हैं। और अच्छा ये बताएं रक्षना, जाहिर सी बात है चीज़ों को आप जो हमारी घर बैठी खवातीन हैं जो देख रही हैं, जो खेलों में हिस्सा लेना चाह रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए वही वाली बात आ जाती है कि कोशिश करके देखें, आप आए तो सही। अगर आप आएंगे नहीं और आपको घर से तो लेने कोई भी नहीं आए, आप वो कहते हैं ना कि जीप रैली में नहीं जाना चाहिए, वहां पे पता नहीं सहरा में क्या इंतजामात होंगे क्या नहीं होंगे, कैसा होगा वहां का माहौल किस तरह होगा। मैं पिछले 2019 से लेकर अब तक 22 तक मतलब मैं मुसलसल हर रैली में पार्टिसिपेट भी करती हूँ, कोशिश पूरी होती है और जाती भी हूँ, जरूर शामिल होती हूँ। और वैसे भी ये सैटरडे संडे इसके दिन होते हैं, अगर हमें ऑफ लेना भी होता है तो वो 1-2 दिन होते हैं, तो इतना वो ज्यादा मुश्किल भी नहीं होता है। तो अगर कोई फीमेल आएंगी देखेंगी उस चीज को तो ही वो अपने इनकरेज कर सकेंगे हम उनको साथ शामिल होने के लिए, बता सकेंगे वहां पर आकर, क्योंकि हम लोग तमाम जितने भी वहां पर ड्राइवर्स होते हैं, रेसर्स हैं, वहां पर वो सारे ऑन द स्पॉट मौजूद होते हैं। तो अगर इनकरेजमेंट लेनी है चाहिए और अगर आपको किसी की सपोर्ट चाहिए, मैक्सवेट क्लब है हमारा, आसिफ भाई हमारे, वो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आप ये देखेंगे लास्ट देरा जात में उन्होंने अपनी रैली छोड़ के, मतलब उनकी रेस थी, उन्होंने अपनी गाड़ी मुझे दी कि नहीं हमने फीमेल्स को इनकरेज करना है, इनको आगे लेके आना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव है कि एक जो है मेल अगर फीमेल को सामने ला रहा है, मैनेज कर रहे हैं और उन्होंने मैनेज करके प्रॉपर तरीके से मुझे जो है वो दोनों, चाहे वो स्पीड फेस्ट में थी और चाहे वो लाहौर में थी, उन्होंने मुझे गाड़ी प्रोवाइड की और साथ मतलब मुझे सिखा भी रहे हैं और साथ चला भी रहे हैं। तो ऐसी हमारे पास हैं, मौजूद हैं लोग। ठीक है, आप इनकरेज लेना चाहते हैं इनकरेजमेंट कुछ भी, तो आप एक दफा सीखना चाहते हैं तो आप सीख, बिल्कुल मतलब सीखने में पाबंदी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कोशिश करें, कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, गाड़ी इतनी अच्छी चलाती हैं तो कुछ खाना वगैरह भी बना लेती हैं कुछ अच्छा? बहुत, आप तो खा चुकी हैं। दोस्त को पूछो क्या अच्छा बना लेती है? बिरयानी बना लेती हूँ अच्छी, और इसके अलावा वैसे कुकिंग मुझे सब आती है अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी ने कुकिंग जो है वो बचपन में, मतलब जैसे स्कूल कॉलेज में थे तो वो हम 3 बहनें माशाल्लाह, तो वो डिवाइड होता था काम कि स्कूल से वापसी पे जो है ना बर्तन तुमने धोने हैं, तो वो इस तरह शुरू से चलता आ रहा है। घर के काम भी करती हैं, गाड़ी भी चलाती हैं और बैंक के काम भी कर रही हैं। अच्छा ये बताएं कि जिस तरह हमने हरासमेंट वाले अपने बात कर ली, फिर हमने हमारे जो अकाउंट्स पे हम बात कर रहे थे हैक हो जाते हैं, फिर इसके ऊपर कोई एक्टिविटी, कोई जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो लाई जा रही है कि हम जो है हैकर्स से बच सकें? मैडम अकाउंट एक तो है सोशल मीडिया अकाउंट, मतलब जो आपके हैक हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर कोई किसी भी मतलब फर्द वाहिद का, चाहे आप उसको यूज करते हैं चाहे आप उसको यूज नहीं करते सपोज, और वो हैक हो गया है, ठीक है, तो आप उसको रिपोर्ट करें, ठीक है, क्योंकि अगर उस अकाउंट से अल्लाह ना करे कोई इलीगल एक्टिविटी हो जाती है, लाइक किसी की ऐसी पोस्ट शेयर कर दी जाती है, किसी की रिलीजियस फीलिंग हर्ट कर दी जाती है, ठीक हो गया, या कोई एंटी स्टेट एक्टिविटीज से रिलेटेड कोई मवाद शेयर कर दिया जाता है, तो हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल? लाइक जैसे कि आप अपनी सिम फोन के, मतलब लाइक सिम के अपने मोबाइल नंबर के इस रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, ठीक उसी तरह आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट की भी रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। आप बात यह है कि सपोज मिस्टर एक्स के नाम की कोई आइडेंटिटी बनी हुई है और दुनिया उसको जानती है कि ये वो पर्सन है, ठीक है, और वो उसका हैक हो गया और उसके बाद कोई इस तरह की मतलब लाइक एंटी स्टेट या कोई एंटी रिलीजियस किसी की भी फीलिंग हर्ट कर दी गई, ठीक है, और ऐसा कोई मवाद शेयर कर दिया गया, तो मुझे बताएं अगर उसने वो मैटर को रिपोर्ट भी नहीं किया हुआ तो उसके पास क्या लीगल डिफेंस बचेगा बाकी? ठीक हो गया। तो ये चीज उसको साबित करने में बहुत टाइम लग जाएगा कि आई वॉज नॉट द एक्चुअल यूजर ऑफ दैट सोशल मीडिया अकाउंट।
आप सोशल मीडिया अकाउंट के हैकर को जो है वो नहीं पकड़ सकते? नहीं पकड़ सकते, मैं कह रहा हूँ रिपोर्ट करेंगे। जब आप उसको रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, देखिए अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ठीक है, फेसबुक भी आपको डाटा देता है। ठीक है, क्योंकि एक ऐसा ये टॉपिक है, अभी तो हमें इस पे मजीद भी बात करनी थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी, लेकिन आपको दोबारा इंशाल्लाह दावत देंगे और दोबारा आपसे जानेंगे कि किस तरह हम इन चीजों से बच सकते हैं। रक्षंदा, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आई। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।